नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश जावरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश जावरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजमेर के पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है अजमेर का बहुत ही विख्यात चेहरा, बहुत ही फेमस चेहरा, जिनका संघर्ष रहा है लगभग 20 सालों का, जिनकी आवाज का यूज कर कर आज के जो नए लोग हैं वो भी फेमस हो रहे हैं। हाल ही में इन्होंने इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स एक साल में हिट किया है और सोशल मीडिया पे इनकी अच्छी पकड़ है और इनके नाम से ही सोशल मीडिया ग्रो हो जाता है, किसी का भी जो भी इनका नाम यूज करता है। तो बहुत स्वागत है आपका अजमेर के पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया। भाई साहब के पास समय की बहुत कमी रहती है, बिना देरी करे हम लोग सवाल शुरू करते हैं। तो सर, आप इतने फेमस चेहरा हैं अजमेर के अंदर, ये सब जानते हैं आपको, हर गली के अंदर दुर्गेश भैया जानते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या हम जान सकते हैं आपका शुरुआत से लेकर मीडिया में आने तक का संघर्ष क्या रहा है, सफल आपको किस चीज़ ने ऐसा मोटिव किया है कि मुझे मीडिया में आना है? देखिए, मैं आपको बताऊं भैया, मीडिया में आने का संघर्ष मेरा ऐसा रहा। हम लोग मर्दन सिनेमा के पीछे एक एरिया है, जादूगर एरिया, मतलब उसका नाम ही जादूगर है। किसी को बताते हैं तो वो हंसने लग जाता, बोले जादूगर एरिया भी। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, वहीं पर पैदा हुआ हूँ। गांव हमारा भरतपुर है। तो दादाजी यहीं जॉब लगी, परदादा जी की जॉब लगी, पापा जी की लगी, तो हम लोग सब यहीं बस गए। पापा जी की शादियाँ हो गई, हमारी भी शादी यहीं होगी, तो हम लोग सब यहीं बस गए, यहीं रह गए। तो वहाँ पर जो है हमारे मोहल्ले में एक गौरव भैया हुआ करते थे, गौरव सालोत्री भैया। मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़े बिल्डर हो, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हो, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे, सभी लोगों से बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे। उनके साथ एक भैया रहा करते थे, मनवीर सिंह चुंडावत, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं आज अजमेर के और बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं। वो भैया रहा करते थे, मनवीर सिंह चुंडावत। उनको सब लोग हम दादा बोलते थे। तो उनको देखकर ही ये प्रेरणा मिली, क्योंकि वो जब हम उनके साथ में कहीं घूमने जाते थे, कहीं पे उनको देखते थे, तो ऐसा लगता था यार इनके तो बड़े तगड़े कॉन्टैक्ट हैं, जो आता है इनसे हाथ मिलाता है, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे नेताजी हो। तो मतलब उनको देख के लगा था ऐसा कि अब तो बस मीडिया में जाना। मतलब आपको ये चमक दमक पसंद आई थी? हाँ। और उसके पहले मैं क्या फोटोग्राफी का काम करता था, मतलब कैमरा चलाता था, मैं वीडियोग्राफी करता था। तो मैंने लगभग 3 से 4 साल वो काम करा और उसके बाद फिर जो है मुझे मीडिया लाइन ज्वाइन करनी थी, फिर मैंने मीडिया लाइन ज्वाइन की। और बहुत ही ज़्यादा आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप आए हैं और इंस्टाग्राम पे आप इतने फेमस हैं कि अपनी 0 से लेकर अभी 1.5 लाख प्लस फॉलोअर्स आपके हैं और अजमेर की हर गली में आपको जानते हैं। जी, हाँ, समथिंग इतने हो चुके हैं। जब आपने पत्रकारिता शुरुआत करी तो उस टाइम पे पत्रकारिता जगत में माहौल कैसा था? राहुल भाई, उस टाइम में ये था 2009 की बात है। मैं पहले एड डिपार्टमेंट में लगा था, सरेरा एड डिपार्टमेंट में मैं एड शूट करने का काम करता था। फिर मुझे जो सोनिया प्रदर्शनी और करिश्मा प्रदर्शनी लगाते थे, मैं उनके साथ काम करता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे को वो काम जमा नहीं, क्योंकि मुझे मीडिया लाइन में जाना था। वो प्रॉपर मीडिया वाला नहीं था, वो एड डिपार्टमेंट वाला था। फिर मैंने वो छोड़ा। फिर मैं वो छोड़ा तो मेरी एक दोस्ती, एक पीयूष भैया नाम के भैया जो है, पीयूष गोयल भैया, उनसे हुई। उन्होंने मुझे स्वामी न्यूज़ के लिए बताया। हमारे स्वामी न्यूज़ के उस टाइम में हेड हुआ करते थे सुकन भैया, रुपेंद्र शर्मा। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास गया। तो मेरे पास एक छोटा वाला कैमरा हुआ करता था, हैंडी कैमरा, कैसेट वाला कैमरा था। वो लेके गया, मैंने कहा भैया ये वाला कैमरा है। तो फिर उन्होंने मुझे देखा, बोले यार तो बहुत छोटा सा है। मैं बहुत पतला दुबला सा, छोटा सा था, बिल्कुल 18-19 साल का था। तो फिर उन्होंने बोले बाइक है? मैंने बोला हाँ भैया बाइक है मेरे पास में। तो बोले ठीक है, चल कल से तू नौकरी पे आ जा। ऐसे करके भैया ने, सुपन भैया ने मुझे मौका दिया, मुझे नौकरी पे रखा। तो हम छोटे वाले कैमरे से काम करते थे भैया। पेट्रोल भी हमारा हुआ करता था, मोबाइल भी हमारा हुआ करता था। और मोबाइल भी उस टाइम में हमारे पास कोई ज़्यादा विशेष वाले नहीं थे, कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। जिस समय आपको पता होता, नोकिया सैमसंग के फ़ोन ही ज़्यादा चलते थे, वो वाले फ़ोन थे। तो कैमरे से काम करते थे हम। किसी भी जगह पर मौके पर पहुंचना, उसको कैमरे में रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद संबंधित जो भी उससे अधिकारी हो या फिर जिसका नुकसान हुआ हो वो हो, जो भी उसका मेन व्यक्ति होता था, उससे जानकारी लेना कि प्रॉपर तरीका का क्या हुआ, क्या है आपके साथ में, ये सारी चीज़ों पे मतलब कैमरे से करना। फिर उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस में कैमरे से वापस उसको कैसेट को कैमरे से रिवर्स करना, फिर वहाँ ऑफिस में जाकर वो कैप्चर कराना, फिर हमारे एंट्री होना, बताना है सारी चीज़ें, घटनाक्रम जो भी होता था वो सारी चीज़ें बताना। तो ऐसा चलता था भैया उस टाइम में जब स्टार्टिंग शुरू करा था। तो जब आपने स्टार्ट किया था, वो तो आपका स्ट्रगल हो गया, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम मीडिया एजेंसी और पत्रकारिता का अजमेर के अंदर कैसा माहौल था? उस समय भैया माहौल बहुत तगड़ा था। मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर शहर में होने वाला होता था तो पहले मीडिया को इतनी अहमियत दी जाती थी जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पुतला जला रही है तो गिने चुने चैनल हुआ करते थे रीजनल, और लोकल जो चैनल है वो 2 ही हुआ करते थे, स्वामी न्यूज़ और सरेरा न्यूज़। और अखबार तो आप जानते ही हो, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति,
पंजाब केसरी भी था, राष्ट्रीय दूत भी था। तो ऐसे हम लोग जो फील्ड में घूमने वाले हैं ना, वो रिपोर्टर के अलावा जो कैमरामैन थे ना, वो हम लोग लगभग 8 से 10 थे भैया। तो हम लोग जब वहां जाते थे, एक साथ ही जाते थे, तब तक वो कार्यक्रम ही शुरू नहीं होता था। ऐसा था भैया, जाने के बाद ही शुरू होता था। हम ही जाके उसको कार्यक्रम को बोलते थे भाई अब तू शुरू कर, ऐसे करके ये रहता था भैया रूटीन हमारा। बहुत सुंदर। तो जब आपने पत्रकारिता शुरू करी तो आपके दोस्त और परिवार का कैसा सपोर्ट था आपके लिए? देखिए, परिवार तो मेरा शुरू से ही सपोर्टर रहा। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों ही बहुत सपोर्टिंग रहे शुरू से। मैं बचपन से बड़ा हुआ तब तक, और आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब छोटा हूँ घर में तो लाडला जैसा हूँ। तो उस समय हमारे पास एक ही बाइक थी, तो मैं ही लेके आ जाता था उस बाइक को काम करने के लिए। बाकी सब लोग अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम देख लेते थे। तो फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था। मम्मी सुबह सुबह उठकर नाश्ता पकड़ा देती थी, क्योंकि सुबह से जो है रोटी सब्जी खाकर ही हम लोग घर से निकलते थे। तो रोटी सब्जी खा के सुबह सुबह 10-11 बजे जो निकलना होता था, सुबह सुबह निकलना होता था। फिर तो शाम को घर में तो मम्मी फटाफट सुबह उठ के और नाश्ता वाश्ता बनाना करना, खाना बनाना सुबह ही दे देती थी हाथों हाथ। फिर आकर जो मैं फील्ड में आता था, तो फील्ड में कई 1-2 जने ऐसे थे जो मेरे को मतलब बच्चा समझ के मतलब सपोर्ट नहीं करते थे बिल्कुल भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के बताया कि अभी रुक, अभी कैमरा नहीं चलाना, अभी विवाद हो जाएगा, अब चला तू कैमरा। तो ऐसे कई सारे ऐसे भैया हैं बड़े, जिनको मैं आज मेरे सर पर बैठे हुए हैं, वो तरीके से देखा है तो मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा इन चीज़ों में। बहुत 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 ही ज़्यादा सपोर्ट करा। रात में कोई वारदात हो जाती थी, हम रात को मौके पर पहुँचते थे। तब उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कैमरे में के ऊपर लाइट लगाया करते थे, रोशनी से दिख जाता है कि भाई ये मीडिया वाला है। तो कई लोगों को उस चीज़ का बुरा लग जाता है कि भाई ये वीडियो क्यों बना रहा है, फोटो क्लिक क्यों कर रहा है। तो उस समय वो लोग जो सीनियर थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा कि अभी नहीं चलाना, अभी रुक जा, माहौल थोड़ा सा गर्म है, माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको कैमरे को ऑन करना। इस तरीके से फिर बहुत सपोर्ट करा उन लोगों ने मुझे। मीडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा। तो जैसा कि अभी आपने ये सारी चीजें बताई, आपका टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है वो रहा है जब आपके चुंडावत भैया से आप मोटिवेट हुए, और एक और जो भैया थे उनसे मोटिवेट हुए। क्या कई बार आपको ऐसा भी कोई सिचुएशन आई है जब आपको लगा नहीं यार अब मुझे ये लाइन छोड़ के किसी और में ट्राई करना चाहिए? हाँ, एक बार लगा था 2017 में, 17 की बात है ये। 2017 में मैं स्वामी न्यूज़ चैनल में जॉब करता था। तो वहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी। तो क्योंकि चैनल में एक्चुअली क्या होता है, जब चैनल चलता है तो ऐड आएंगे तभी तो चैनल का खर्चा निकलेगा। तो वो अब मेरे ऐड डिपार्टमेंट का जो सिस्टम था तो वो बैठ नहीं रहा था मेरा। तब फिर मैंने वहाँ से वाइंड अप कर दिया था। फिर मैं फोटोग्राफी का तो शुरू से करता ही था। फिर मैंने सोचा चलो अब एक अच्छा कैमरा लेंगे और उसके बाद फिर अपन प्रॉपर तरीके से एक छोटा चैनल ज्वाइन करके और जो है फोटोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मैं फोटोग्राफी पे भी फिर ध्यान देने लगा। मतलब पार्टियों से डायरेक्ट जाके बात करता था, तो उसमें मेरी 2 पैसे की कमाई हो जाती थी। ऐसे करके मैं फोटोग्राफी पे जाने लगा था फिर। लेकिन फिर मैंने 2009 में फिर दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया था ऐसे करके। ये रहा भैया। तो आपका जो बचपन था, जो अजमेर में बचपन रहा है, और आपकी जो पढ़ाई है, और कैसे क्या रहा है? देखिए, मेरा बचपन बहुत संघर्ष वाला रहा है। हम लोग जैसा मैंने आपको पहले बताया जादूगर के रहने वाले हैं। मेरे पापा जी रेलवे में सर्विस करते थे। और जो है मेरी मम्मी जो है वो बीड़ी बनाती थी। लोग जो आज 30-35 रुपए का बीड़ी का बंडल खरीद के उसको धुआं में फेंक देते हैं, वो बीड़ी मेरी मम्मी बनाती थी। तो उससे कुछ पैसे हमारे आते थे, रोजाना के 35-30 रुपये आते थे। तो वो मम्मी ला के देती थी, कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये। तो ऐसे हम 1 किलो आटा लाते थे, थोड़ा सा तेल लाते थे, 2 रुपये की चाय की पत्ती लाते थे, 3-4 रुपये की शक्कर लाते थे। तो और अब आजकल जो सरस की दूध की थैली आती है वो आधी भी आती थी, मतलब चौथा हिस्सा भी आती थी, वो दूध की थैली लाते थे। तो ऐसे करके जो है हमारा घर का खर्चा चलता था। क्योंकि पापा जी होने को तो रेलवे में थे, उन्होंने हमें पैदा करा, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लिए तो वही भगवान है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लगता था कि पापा जी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मतलब शराब पीते थे, नौकरी पर नहीं जाते थे, ऐसा ये सिचुएशन था। तो फिर उस बीच में फिर मम्मी को काम करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे मेरे दोनों बड़े भैया भाई साहब हैं, वो ट्विंस है होने को तो, लेकिन बड़े भाई साहब पहले हुए, उसके 45 मिनट बाद दूसरे वाले भाई साहब हुए हैं। तो जो बीच वाले भाई साहब हैं उन्होंने क्या करा, फिर अपनी पढ़ाई छोड़ी। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद में कबाड़ी बाजार में वो एक हार्डवेयर की दुकान पे लगे और उनको 1200-1300 रुपये मिलते थे। तो तब वो उनको 1200-1300 रुपये मिलते थे, तो वो हम पे ही खर्च कर देते थे। मतलब मेरी स्कूल की फ़ीस भरना, बड़े वाले भैया की स्कूल की फ़ीस भर देना। दिवाली आती थी तो हम उसी को बोलते थे कि भैया कपड़े कब दिलाएगा, तो वो हमको कपड़े के पैसे देता था या फिर कपड़े दिला के लेके आता था, वो करता था, मम्मी करती थी। यहाँ तक कि मैंने 10th जब एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे पास फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी मुझे, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तब मैंने मम्मी को ही बोला था, तो मेरे को मम्मी ने ही पहला फ़ोन दिलाया था। तो मैंने 800 रुपये का सेकेंड हैंड फ़ोन लिया था, नोकिया का। ऐसे करके संघर्ष बड़ी ज़िंदगी मतलब रही। मारवाड़ियों में ये कहावत है कि बड़ा भाई एक बाप समान होता है, वो बिल्कुल। कहावत आपने सच बताई। मेरे तो दो हैं बहुत मेरे तो सुंदर। दो हैं। देखिए, खिटपिट छोटी मोटे झगड़े सारे भाइयों में सब में होते हैं, सबके बिल्कुल। विवाद होते हैं।
लेकिन मेरे लिए तो आज भी वो दोनों जैसे हैं वो वैसे ही हैं। अब बिल्कुल, वो तो एक घर में अगर बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही बजेंगे, बजेंगे। जाहिर सी बात है, सही बात है। तो वापस अपन आते हैं, इंस्टाग्राम का ख्याल आपके मन में कैसा आया कि जब आपने बताया कि अभी आप न्यूज एजेंसी के लिए हाँ, काम करते थे जी। और वो सारी चीजें करते थे आप, उसके बीच में आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब खुद का चेहरा इतना ज्यादा करना है, खुद का चैनल ग्रो करना है, इंस्टाग्राम पे वायरल होना है आपको? देखिए सनी भाई, पहले मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे मतलब इतने 11-12 महीनों में 1 लाख फॉलोवर हो जाएंगे, मुझे लोग इतना पसंद करेंगे। सोचा भी नहीं था मैंने इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है राजा कलोसिया, मतलब छोटा भाई है, लेकिन मतलब मेरे लिए जान दे भी देवे और जान ले भी लेवे, ऐसा है वो। तो इंस्टाग्राम चलाना मुझे नहीं आता था, ये 2020 की बात है, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था। मेरे फ़ोन में उसने इंस्टाग्राम डाउनलोड करवाया, मुझे इंस्टाग्राम चलाना सिखाया, बोले भाई आप इस पर फ़ोटो डालोगे तो आपकी फ़ोटो फेसबुक पे भी आ जाएगी। ऐसे करके उसने मेरे फॉलोवर, फिर जो हमारे ग्रुप के जितने भी जो दोस्त थे मेरे, उन सब ने मुझे फॉलो करा, मैंने फॉलो बैक दिया, ऐसे करके मेरे 400-500 फॉलोवर हो गए थे। फिर धीरे 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 चलता रहा, तो कहीं 1000 हुए, कहीं क्या हुए। फिर मेरी वाइफ ने भी मुझे इंस्टाग्राम चलाना सिखाया, 2020 की बात है। फिर उसके बाद 2024 तक सही चल रहा था बिल्कुल। फिर जो है मैं तो न्यूज़ चैनल पे लाइव करता था फेसबुक पे। फिर एक दिन ये हुआ कि 29 अगस्त की बात है, 29 अगस्त 2024 की, आना सागर एकदम ओवरफ्लो हो चुका था। जी जी। आना सागर के चैनल गेट खोले तो उसका जो पानी है सड़कों पर आया था, तो नगर निगम की तरफ से वो पूरे कट्टे वगैरह लगा के पूरा जो पानी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करी थी कि भाई लोगों को परेशानी नहीं हो और ये पानी जो है स्कैप चैनल के जरिए आगे निकल जाए, क्योंकि आना सागर पूरा लबालब हो चुका था, सावन का महीना था और बारिश भी काफ़ी तेज आने वाली थी। तब वो रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था दोनों तरफ से, उस रोड को भी। तो उसमें ये हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। अब मैंने इंस्टाग्राम पे, और ऑडियो भी ऐसा नहीं मैंने बाद में डाला, हाथों हाथ ही मैंने उसका मतलब ऑडियो बोलता गया मैं, भाई ये यहाँ पर ये समस्या हुई है और इसका चैनल गेट खोल दिया गया, इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया। और नेक्स्ट डे जो है मैं वहाँ से वीडियो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे मैं उदयपुर चला गया था, प्री वेडिंग शूट करने पे गया था मैं। तो जब मैं प्री वेडिंग शूट करके पूरा शाम को थक गया बुरी तरह, जब हमारी शाम को जो है ट्रेन थी, तो हम ट्रेन में बैठे थे, मैंने ट्रेन में चेक किया तो वो वीडियो की व्यूवरशिप थी 3 लाख, मतलब 24 घंटे में वो 3 लाख क्रॉस कर चुकी थी वो वीडियो। फिर उसके बाद मेरे फॉलोवर बढ़ गए, लगभग मेरे नाना करके 40-45 फॉलोवर बढ़ गए, मैं जिनको जानता भी नहीं था। तो फिर उसकी मैं आते आते ट्रेन में बैठे बैठे उसकी यूज़ ऑडियो पे गया, मैं उसकी यूज़ ऑडियो पे गया तो मेरे 5 वीडियो बन चुके थे मेरी ऑडियो पे, उस आना सागर की वीडियो पे 5 वीडियो बन चुके थे। तो मैंने बोला यार ये दुर्गेश डावरा तू तो वायरल हो गया यार। उसके अगले दिन मैं ड्यूटी पर वापस आया, तो ड्यूटी पर वापस आए तो मेरे सीनियर भाई साहब हैं, अशोक भाटी जी हैं, जय माकीजा जी हैं, एक छोटा भाई है भरत मूलचंदानी, कौशल सेन है, ऐसे जो हम टीम वर्क के साथ में जो रहते हैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला यार दुर्गेश अब तू इस काम को कंटिन्यूस कर, बोले तू एक तो मौके पे पहुंचता है, तेरे पास सूचना अच्छी आती है, न्यूज़ की कोई भी घटनाक्रम होता है तो तुझे तुरंत पता चल जाता है, तू हमसे भी पहले पहुंच जाता है कभी कभी। तो ऐसे करके मैं जाने लगा। फिर उसके बाद अगस्त का महीना 29 के बाद में 30-31 आई तो वो ख़त्म हुआ। उसके बाद 4 सितंबर को फिर अजमेर में बहुत तेज़ बारिश आई। फिर अजमेर में तेज़ बारिश आई तो जो अजमेर का एक ज्ञान विहार कॉलोनी है उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ की बांडी नदी है वो बहुत तेज़ी से ओवरफ्लो होकर बह रही, उसके आसपास की जो कॉलोनी है वो सारी भर गई। मैंने उसकी वीडियो डाली, वो वीडियो 1 घंटे में 65,000 चली गई, मतलब उसकी व्यूवरशिप 65,000 हो गई। फिर हम सब साथ में, मीडिया वाले सारे भाई साथ में थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो 65,000 चली गई। फिर उस वीडियो को मैंने वहाँ से कंप्लीट करके उसको अपलोड करा और उसके बाद फिर हम दूसरी न्यूज़ पर आ गए। हम फिर ज्ञान विहार के आगे की तरफ क्वीन मेरी स्कूल थी, वहाँ पर हम आए तो इस क्वीन मेरी स्कूल में भी पानी भर गया था। तो वहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर सारे लोग मिलके और पुलिस के कई जो कर्मचारी थे वो सब लोग मिलके और वहाँ के स्थानीय लोग मिलके एक बड़ा सा रस्सा बांधा और बच्चों को वहाँ से रस्से से निकाल देते। तो मैंने फिर वो वीडियो डाला। अब वो वीडियो ने तो मतलब मेरी, मान लो आप, मतलब मेरे को ऊपर ही उठा दिया बहुत। मतलब वो वीडियो 2 दिन में मेरी 3 से 4 मिलियन हो गई। और उसके बाद जो मेरे फॉलोवर बढ़े, तो यानी कि आप देख लो कहाँ तो मेरे फॉलोवर 1000-1200 थे, वो उस बीच में उस हफ्ते भर का मेरा ऐसा सिस्टम बैठा के देख लो आप, तो 8-9 हज़ार फॉलोवर हो गए मेरे। फिर मेरे तो सारे मीडिया वाले बड़े भाई साहब, अपने छोटे भाई वगैरह सारे, इधर मेरा वाले जो मेरे सारे दोस्त वगैरह थे जिनके मैंने भी आपको नाम दिया, जैसे राजा है, सुजल है, ये सब लोग बोलने लगे यार भाई तुम्हारे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, तुम इसको कंटिन्यूस करो, इसको प्रॉपर करो तुम। फिर ऐसे करता रहा मैं। फिर बारिश का मौसम जाने लगा, अब मैंने सोचा यार अब क्या न्यूज़ डालेंगे अपन। फिर मैंने मेरे सीनियर जो है उनसे उनको बोला, तो उन्होंने बोला यही न्यूज़ तो डाल तू, जैसे जो भी अपन घटनाक्रम पे जा रहे हैं वहाँ पर तू लाइव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक वीडियो बना के तो तुझे डालना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता गया।
तो दिसंबर तक होने पर आए, दिसंबर तक मेरे 21,000 फॉलोवर हो गए। फिर तो मतलब मैं इस चीज़ से घिर ही गया और लोग बोलने भी लग गए। मतलब मैं कोई घटना हो जाती थी शहर में, मैं उस घटना को अगर 1.5 से 2 घंटे के बीच में नहीं डालता था और किसी भी व्यक्ति को अगर वो पता चलती थी और वो मेरे टच में है तो वो मुझे फ़ोन करके बोल देता था, यार भैया आपने वो वीडियो नहीं डाली, आप कब डालोगे वो वीडियो। तो ऐसे करके फिर भैया धीरे धीरे बढ़ता रहा और अब तो मतलब जीरो से हीरो बना दिया मेरे को। मतलब कह सकते हैं शुरुआत कैसे भी किया, अब मजा आने अब लगा मजा आने लग गया भैया। तो इन बातों से मेरे मन में कुछ सवाल हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपकी श्रीमती जी, हमारी भाभी साहब ने आपको इंस्टाग्राम पे सिखाया, तो मैं जान सकता हूँ आपकी लव लाइफ और आपकी शादी किस तरह से हुई है? चलो मैं इसके बारे में बात करता हूँ भैया। एक्चुअली क्या है, मैं 7th क्लास में था, मेरी वाइफ 8th क्लास में थी। एक्चुअली मेरी वाइफ पहले तो 1 साल बड़ी है मेरे से। अरे वाह। हाँ, तो 1 साल बड़ी है, तो अब जो है हम वहीं से एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। फिर उसके बाद फिर 7th क्लास में थे तो बहुत छोटे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं समझते थे, लेकिन हाँ एक दूसरे को पसंद बहुत करते थे हम लोग। फिर उसके बाद में वो उनका मतलब जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो 8th तक ही थी, तो वो 8 पास करके चली गई। फिर मैंने 8 पास करी, फिर हमारी कुछ बात नहीं होती थी, कभी मिलना नहीं होता था। मतलब हमारा जो घर है दादी वाला, उससे थोड़ी सी घर की दूरी पर ही उनका घर है। मतलब ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आधा किलोमीटर मान के चलें, आधा किलोमीटर पर उनका घर है। तो मैं कभी वहाँ से निकलता था, करता था, तो दिख जाते थे तो ऐसे मतलब मुस्कुराहट हो जाती थी। उसके अलावा तो कुछ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे जो है मोबाइल आए हैं, तो मोबाइल पे फिर बात होने लगी, फिर और आगे बढ़ता गया सिलसिला। फिर उसके बाद 11 साल मेरा अफेयर चला भैया। अरे वाह, हाँ, 11 साल अफेयर चला मेरी वाइफ से मेरा। और उस 11 साल में मतलब हम देख लो 11 बार भी अच्छे से नहीं मिले। मतलब अपन जैसे बैठ के बात कर रहे हैं हम लोगों ने, मतलब आप देखो हम लोगों ने मूवी हमारी शादी के बाद देखी है। अरे भाई साहब। हाँ, और वो भी बजरंगी भाईजान। मतलब लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी इतना स्ट्रगल रहा, लव लाइफ में भी इससे ज्यादा स्ट्रगल रहा। ऐसे रहा। फिर जो है पापा उस टाइम में, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, पापा जिंदा थे। तो शादी के पहले मैंने पापा को, मम्मी को बताया, भैया वगैरह को तो पता ही थी। मैंने भैया सब परिवार के लोग सब उसको पसंद करते थे मेरी वाइफ को पहले भी। अच्छा, परिवार में पता था कि आप दोनों का है? सबको पता था, सबको पता था। फिर ये 11 साल नहीं मिलने वाला कारण क्या था? फैमिली को तो पता है ना? नहीं, मौका नहीं मिलता था ना उनको घर से वो निकल पाते थे। हाँ। ना मुझे टाइम मिलता था, और ना ऐसी परिस्थिति थी जैसे कि आज के जमाने में तो सबके पास पर्सनल फोन है और सोशल मीडिया पे भी सब एक्टिव है। वीडियो कॉलिंग हो जाती है, फोन पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे चैट हो जाती है। हम लोगों के समय तो इतना कुछ भी नहीं था भैया। फिर 2013 की बात है ये, 2000 हमारी बहुत समय तक बात नहीं हुई, तो बहुत समय तक बात नहीं हुई। 2013 में जो है 12 में पहले तो उनके पापा जी ने मना कर दिया कि भाई इससे शादी हम नहीं कराएंगे। तो हमारा रिश्ता जैसे एक तरीके से टूट सा जा रहा था। मैं मम्मी को बताया, मैं रोया मम्मी के सामने, मेरे दोस्तों को बताया मैंने, जो मेरे बिल्कुल खास दोस्त हुआ करते थे उनको बताया। वो बोले यार भगवान सब ठीक करेगा। हाँ, उस टाइम में मैं मीडिया में था। हाँ, उस टाइम में मैं मीडिया में था, मैं कैमरामैन था उस टाइम में। नहीं, उनको नहीं लगता था। एक्चुअली क्या है कि वो हो जाती है कुछ ऐसी बातें तो लगता है। फिर 2013 में मेरा सिलेक्शन स्वामी न्यूज़ के थ्रू, हमारे जो CMD है हमारे स्वामी न्यूज़ के कमल प्रकाश कृष्णानी जी, वो मतलब एक छोटे बेटे की तरह ही मानते हैं मेरे को। तो वो उनको वसुंधरा राजे मैडम ने जो है XCM रह चुकी हैं, उन्होंने काम सौंपा था सोशल मीडिया नेटवर्किंग का। तब मेरा वो लेके गए मेरे को 2013 में सोशल मीडिया का जो हम पूरा देखते थे, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे वहाँ पर। हम 6 महीने वसुंधरा मैडम के साथ में रहे हुए हैं वहाँ पे। अरे वाह, क्या बात। हमारे मतलब रोजाना पिकनिक जैसी थी वो स्थिति। हमको खाना मतलब जो पैकेट मिलते थे खाने के, हम गांव गली में रुकते थे, वहाँ पर खाना खाते थे। मतलब पिकनिक जैसा था, बहुत मज़ा आता था उसमें। काम करने में भी बहुत मज़ा आता था। गर्मी भी खूब पड़ती थी, मतलब रूम में जाके मतलब पढ़ते थे तो सो जाते थे, इतनी थकान होती थी। अरे वाह। हम 12 13 दिन का वो टूर हुआ करता था। तो एक दिन वो 2-3 महीने बीत चुके थे। फिर उसके बाद में 2-3 महीने बीतने के बाद में मेरे को मेरी वाइफ जो है उसकी फ्रेंड के साथ में एक बार फव्वारा सर्किल पे टकरा गई। मैं यहाँ अजमेर आया हुआ था, तो मैंने उसको गाड़ी रोककर बात करनी चाहिए, तो उसने बात करी। तो फिर उन्होंने जब बात करी तो फिर तो ऐसा हुआ कि हम छोड़ ही नहीं पाए एक दूसरे को 2013 के बाद। और फिर जो है 14 में तो फिर मैंने शादी कर ली थी भैया। हमने लव मैरिज करी थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। लव विद अरेंज थी या बिल्कुल लव मैरिज? नहीं, बिल्कुल लव मैरिज करी। लव अरेंज का हुआ है, अरेंज तो बैठ ही नहीं पा रहा था मामला। पापा जी ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन बैठ ही नहीं पा रहा था। भला सब भला अच्छा है, ये है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है भाई, सही है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि काफी बेटर है किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी करने से कि खुद की गर्लफ्रेंड से शादी करो। है ना? बिल्कुल सही बात बोली। सही है, सही है। हाँ। तो अभी जैसे आप इस उम्र के हैं जी, आपने शादी की, जाहिर सी बात है फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे। आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन आपकी लाइफ का तो मेन पार्ट ही मोबाइल है, तो आप बच्चों को क्या सीख देंगे? नहीं, जब बच्चे साथ में होते हैं, मेरे 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की है, एक 8 साल की है। उनकी भी कहानी है दोनों की।
अच्छा। मतलब हमने शादी नहीं करी थी, तो हम मतलब मेरे तो पहली बेटी ही चाहिए थी, अरे क्योंकि वाह। मेरी बहन नहीं है, मेरे बुआ नहीं है, पापा की बुआ नहीं है, दादा की बुआ नहीं है, मतलब हमारे 5 पीढ़ी के बाद बेटी हुई, वो मेरे हुई। अरे वाह, क्या तो बात जो है। मेरी बड़ी बेटी है वो सबकी लाडली है। और एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि कल से नवरात्रि शुरू है। हाँ। आज पहला पॉडकास्ट है अजमेर का, और हमारे जो गेस्ट है वो है दुर्गेश जी, मतलब दुर्गा माता की शक्ति हमें मिली हाँ, है। बिल्कुल। सही है, तो वापस आते हैं फिर बच्चों की क्या बता रहे थे आप? फिर जो है हमने मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा था पहले ही, शादी के पहले, यार मेरी तो पहली बेटी ही होगी और मैं उसका नाम वैष्णवी रखूंगा। अरे वाह। तो जो है फिर शादी हो गई। फिर शादी के पहले बड़े भाई साहब के लड़का हुआ, तो बड़े भाई साहब के लड़का हुआ तो मेरी दादी बोलती है, अरे हमारी बेटी कब आएगी। मेरी दादी अभी भी हैं, बेटी कब आएगी, पता नहीं बेटी आएगी नहीं आएगी। तो मैंने बोला अम्मा मैं ला के दूंगा तुझे बेटी। तो फिर मेरे बेटी हुई, उसके मतलब हमारा भतीजा हुआ, उसके 6-7 महीने बाद हमारी बेटी हुई। तो बहुत खुशियां मनाई सबने। अब किस्मत से उसका कुंडली में नाम जे से आ गया, मतलब नाम ही नहीं बैठ रहा, वैष्णवी रखूं कैसे। मम्मी बोली घर पर बोल लेंगे, मैंने नहीं घर पर नहीं बोलना, मैंने पंडितों को भी दिखा दिया, लेकिन बैठ ही नहीं रहा तो नहीं रखा। फिर किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि मेरी दूसरी जो बच्चा वो भी बेटी हो गई। अरे वाह। वो बेटी हो गई तो माता रानी ने तो मेरा ऐसा साथ दिया कि जब मैंने उसकी कुंडली दिखाई तो उसका नाम वी से आया। तो फिर मैंने उसका नाम वैष्णवी रखा। तो ऐसे करके मेरी बेटियों की भी कहानी है। आपकी रिपोर्टिंग जगत में कोई ऐसी रिपोर्टिंग जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे? हाँ राहुल भैया, ऐसी रिपोर्टिंग बहुत है। मैं आपको बताऊं, 2022 की बात है, मैं स्वामी न्यूज़ के लिए मैंने एक लाइव करा था भैया। उसमें तोबदड़ा स्कूल ग्राउंड है, आपने सुना होगा, तोबदड़ा स्कूल है, काफ़ी पुरानी, उसका ग्राउंड था। उस ग्राउंड के पास में कॉलोनी है, तो वहाँ कॉलोनी के पास में एक भैया हैं जो अमेरिका में जॉब करते हैं। उनके बीवी बच्चे सब अमेरिका में ही है, लेकिन उनके जो मम्मी पापा है वो यहीं थे। और उनकी मम्मी अजमेर के जो केसरपुरा जो है ना, वहाँ पर टीचर थी। तो जब वो सेवानिवृत्त हुई थी, रिटायर हुई थी स्कूल से, उनका जो बेटा अमेरिका से आया, वो कोरोना काल में आ नहीं पाया था। उनके बेटी हो गई थी, मतलब बेटी भी हो गई थी तो भी वो नहीं आया तो उनकी मतलब एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी मम्मी को जब वो रिटायर हो ना तो हेलीकॉप्टर से घर लाएं। मतलब केसरपुरा लगभग यहाँ से अजमेर से 15-20 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, दिल की तमन्ना थी कि भाई वो अपनी मम्मी को लेके आए। मैंने वो न्यूज़ कवर करी थी भैया, और ये तो काफी फेमस भी हुई थी शायद ना, हाँ, हाँ, हेलीकॉप्टर से कोई हाँ, लेने आया था। वो मेरी न्यूज़ थी भैया पूरी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो उसकी जो लाइन ऊपर टैगलाइन देते हैं, तो एक अभिजीत भैया है हमारे, अभिजीत दबे, काफी सीनियर पत्रकार हैं, वो भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। तो मैंने भैया को बोला, भैया ये चीज लिख सकता हूँ मैं, सेवानिवृत्त होकर और एक बेटा अपनी माँ को हेलीकॉप्टर से घर लेकर आया। हाँ बोले दुर्गेश चलेगी, अच्छी लाइन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वो लाइन जो है हिंदी में लिखी, और लिखने के बाद उसको जब मैंने लाइव करा तो मतलब मैं उस लाइव को कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। और मुझे लगता नहीं है वो पल मेरा दोबारा आएगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी वीडियो जाना और इतने लोगों के फ़ोन आना, मेरे पास आना, हमारे जो कंपनी के स्वामी न्यूज़ के हमारे सीएमडी कमल प्रकाश जी कृष्णानी भाई साहब, उनके पास आना, हमारे ऑफिस के जितने भी स्टाफ वाले थे उनके पास आना, हमारे मीडिया के जितने भी बड़े छोटे रिपोर्टर थे उन सभी के पास यही चर्चा होना, यार दुर्गेश ने क्या कर दिया ये ऐसा। वो मेरी वीडियो 45 मिलियन गई थी भैया, 45 मिलियन। 45 मिलियन। हाँ। क्या वो वीडियो थी या लाइव चलाया? वीडियो लाइव चलाया था मैंने, और वो वीडियो और लाइव मेरा इतना दौड़ा था। लाइव का 45 मिलियन जाना बहुत माइनर है। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि दूसरे दिन उसको 24 घंटे भी नहीं हुए थे, दूसरे दिन सुबह सुबह जो है, मुझे पता था वो खबर बहुत अच्छी, शाम को ही ग्रो बहुत अच्छी कर गई थी वो, शाम को लगभग 5.5-6 लाख लोगों ने देख चुके थे उसको। तो मुझे भी अपने आप में लगा। फिर मैंने बोला, मुझे मन में सोचा ये शायद आगे और जाएगी न्यूज़। फिर जो है सुबह में हमारा एक एडिटर हुआ करता था, छोटा भाई है अपना, पुष्कर में है, मोनू, अभिषेक शर्मा, उसका कॉल हमारे सेठ जी के पास आया। उसने उनको बताया कि भैया ये वीडियो अपनी जो है ये 12 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो भैया भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि भैया घर पर थे, सुबह सुबह 8-9 बजे करीब की बात है। भैया बोले 12 मिलियन क्रॉस कर 12 दी। मिलियन कितने टाइम में हो गया था? 12 मिलियन यानी कि हो गया था भैया, देख लो आप, समथिंग 20 घंटे, 20-21 घंटे, हाँ 20-21 घंटों में वो 12 मिलियन चली गई वीडियो। तो वो 12 मिलियन जब गई तो फिर अभिषेक ने सारा रेशो वगैरह निकाल के, भैया भी शॉक्ड हो गए इस चीज को सुन के, कमल भैया, कि यार 12 मिलियन ऐसे कैसे चली गई, 12 मिलियन ऐसा क्या कर दिया दुर्गेश ने। तो जो है फिर उसने बताया कि भैया हमने अभी तक इस पे इतने डॉलर कमा लिए, और उस डॉलर को अगर हम हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते तो अपना इतना रुपया आता है। तो लगभग वो 1-1.5 लाख रुपए करीब था। भैया भी खुश हो गए कि यार दुर्गेश ने नाम रोशन कर दिया ये तो भैया ने मुझे कॉल किया, सुबह सुबह की बात है, लगभग 8-9 बजे करीब की। कहाँ है बेटा? मैंने बोली भैया अभी तो घरू, बस अब निकलूंगा थोड़ी देर में।
बोले तुझे पता है तेरी वीडियो कितनी चलेगी? मैंने नहीं भैया मैंने देखा नहीं, और मैंने देखा भी नहीं था उस समय कितनी चली गई वीडियो। तो मैंने भैया नहीं मैंने नहीं देखा। बोले 12 मिलियन व्यूवरशिप है उस पर। हाँ, मैंने कहा भैया 12 मिलियन? बोले हाँ 12 मिलियन, देख खोल के। मैंने खोला तो बोले एक काम कर अब तू तेरी मम्मी से बात करा यार, मम्मी है घर पे? मैंने बोला हाँ भैया है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी भैया बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो मैं भैया को क्या सेठ जी बोलता हूँ प्यार से, हाँ। सेठ जी बोलता हूँ। मैंने मम्मी सेठ जी बात करना चाह रहे हैं, एक बार बात करो आप। तो बोले मम्मी जानती है? तो मम्मी बोली कमल पे आए? मैंने हाँ कमल पे आए। मैंने स्पीकर ऑन था, मम्मी ने बात करी, नमस्ते करी मम्मी ने, भैया ने नमस्ते करी। तो भैया बोलते हैं मम्मी को, कमल भैया के भाई आपके दुर्गेश ने हमारे चैनल का नाम रोशन कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से। बोले हाँ इसने जो कल एक लाइव करा है, बोले माता जी बोले 1 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने देखा, क्योंकि मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, मिलियन में समझेगी नहीं। तो उन्होंने बोला बोले 1 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने देखा है इस वीडियो को, और बोले इस पे अभी तक हमने 1.5 लाख रुपया कमा लिया। मतलब उस पर बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही है पैसा, तो एड के थ्रू हमने उस पर 1.5 लाख रुपया कमाया। इसने दुर्गेश ने बहुत अच्छा लाइव करा है। और बोले माता जी अब ये आगे बढ़ती जा रही है वीडियो, हम इससे कितना भी रुपया कमाएं दुर्गेश को 10% हम हमारी तरफ से देंगे। अरे वाह क्या बात है। तो मैं तो वो तो सुन के मैं तो फूला ही नहीं समाया। मैंने बोला अब तो पैसा आएगा अपने पास, 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपये आ गया। ऐसा कोई हाँ। काम करती नहीं है। हाँ बाकी ऐसा कंपनी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कंपनी पैसे देगी, लेकिन भैया ने खुश होकर बोला ये था आपके बड़े भाई का काम है फिर। हाँ। तो जो है घर में सब लोग बहुत खुश हुए, बोले यार ये तो बड़ा अचीवमेंट है दुर्गेश के लिए ऐसे करके। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, और उस टाइम में फिर भैया ने फ़ोन रखा तो भैया बोले दुर्गेश बहुत बहुत बधाई बेटा तेरे को, बहुत अच्छा काम करा तूने। फिर मेरी कंपनी के सभी लोगों ने, गौरांग भैया ने, स्वामी भैया ने, कनिका दीदी ने, और सभी लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाना चालू कर दिए। मैंने भी देखा तो मैंने भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मैंने स्टेटस लगाया उसका इंस्टाग्राम पे, उस पे व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं व्हाट्सएप उस पे। टाइम तो शायद इंस्टाग्राम इतना नहीं चलाता था मैं। और ये टोटल उस टाइम पे कितनी गई थी टोटल अगर माना जाए तो? टोटल अगर रीच मानी जाए तो भैया 45.5 गई थी वो, मतलब 5 लाख और बढ़ आज गई थी। के टाइम पे इसी से मैं जुड़ के एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे आए और आपका नाम हुआ, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आप इससे पहले से भी हाँ। वायरल होते हुए आ रहे हो, हम्म। ये लाइव के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के जी। माध्यम से। किसी को नहीं पता, सब ये बोलते हैं कि दुर्गेश जी एकदम से आए और देखो कितना वायरल हो गया। मैं भी उनको कई बार बोलता हूँ वो एकदम से नहीं आया, आप शायद उनको जानते नहीं है। इसमें ये राहुल भाई, मैं पहले मतलब मीडिया में ही काम करता था तो बहुत अच्छे से लाइव करता था, और आज भी करते हैं लाइव अपन। मैं पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है इंस्टाग्राम से पहले, मैं मेरे पेज से पहले मैं स्वामी न्यूज जहाँ पे जॉब करता हूँ मैं उसी में लाइव करता हूँ पहले। अच्छा अभी आप जॉब करते हैं? हाँ अभी जॉब कर रही हूँ मैं, स्वामी न्यूज में ही हूँ अभी भी। अरे वाह क्या बात है। तो उसी में जो है सबसे पहले उसी पे लाइव करते हैं, और उस पे लाइव करने के बाद में जो है फिर वो जो वीडियो अपलोड करना है वो सारी सब चीज बाद का काम है, मतलब आप ऐसा। बाद में करते हो? हाँ बाद में ही करता हूँ। इंस्टाग्राम पे तो क्या सारे मीडिया चैनल क्या फेसबुक और यूट्यूब पे ज्यादा रहता है, इंस्टाग्राम पे तो सीधी सी बात है आपका वो शॉर्ट भी रहता है और वो ज्यादा भी है। हाँ वो काफी वायरल होता है और लोग बहुत प्यार देते हैं। मतलब बता रहा हूँ ना, मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो मैसेज करने लग जाते हैं, जिन्हों के पास नंबर है वो नंबर देखने लग जाते हैं। और मेरा मानना ये है भैया, मुझे मतलब इतना समय हो गया, इतने सारे फॉलोवर्स बढ़ गए, और शायद जिनके फॉलोवर्स होंगे इतने सारे, वो शायद एक एक मैसेज को चेक नहीं करते होंगे। मैं रोजाना शाम का काम है मेरा, सारे मैसेज चेक करता हूँ, एक भी ऐसा नहीं बचता जिसको मैं जवाब नहीं देता हूँ। कितने मैसेज आया था आपके पास? मतलब डेली के आप देखो 100 मैसेज आते हैं और 100 को 100 में जवाब देता हूँ। बहुत बड़ी बात है, पूरे दिन काम करने के बाद आप ये करते हैं। शाम को बैठकर या दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सारे मैसेज चेक करता हूँ, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। अच्छा दोनों चैनल। और मेरा व्हाट्सअप भी खाली रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत भरा हुआ रहता हो उसमें कोई 99 ऐसे करके उसमें मैसेज दो, सारे मैसेज चेक करता हूँ। बड़े सुलझे हुए हैं आप, मतलब हाँ। देखा जाए। क्योंकि भैया काम ऐसा है ना मीडिया का, कब किस कोई हमें कोई न्यूज़ बता रहा है या फिर कोई ऐसा वीडियो जो वो हमें बताना चाह रहा है, या कोई फोटो जिससे हमारा काम हो न्यूज़ से संबंधित। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर मौके पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन वीडियो फिर वो लोग कुछ लोग बना के रखते हैं, उन्हें याद रहता है यार वो फलाने भैया मीडिया वाले आएंगे तो मैं उनको दूंगा। अब लेकिन उनको जवाब ही नहीं दे, हम उनसे पूछे ही नहीं, तो फिर वो मतलब आप व्यस्त तो हैं लेकिन अस्त व्यस्त नहीं है। अस्त व्यस्त नहीं है ना, व्यस्त चलो है, बहुत अस्त बढ़िया व्यस्त है। नहीं आप कैसे डिसाइड करते हैं दुर्गेश भैया कि आपको कौन सी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, कौन सा न्यूज आपको देना है, कौन सा नहीं देना है? और आप खुद के चैनल पर और अपने न्यूज चैनल पर जहां आप जॉब करते हैं, दोनों पर सेम वीडियो अपलोड करते हैं? इन दोनों में आप डिफरेंशिएट करते हैं कि मैं ये न्यूज में चलाऊंगा, खुद के चैनल पर नहीं चला सकता हूँ? नहीं, इसमें ये है भैया, देखिए लगभग जैसे पहले तो मैं चैनल की बात करता हूँ। चैनल पे जो भी मैं लाइव करता हूँ ना, एक तो मैं सारी चीज़ों को लाइव नहीं करता। सारी जैसे दिन भर में अगर 15 खबरें हैं तो मैं 15 पे लाइव नहीं करता हूँ। मैं उसमें से देखता हूँ जो बड़ी खबर होती है, अच्छी खबर होती है, मुझे लगता है कि यार ये लोग पसंद करेंगे इस न्यूज़ को देखना, मैं वो कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा उस पर पहले लाइव करूँ, मौके पर जाऊँ।
और वैसे तो लगभग शहर में जितने भी बड़े घटनाक्रम होते हैं, जैसे कहीं पर आग लग जाना या कोई क्राइम हो जाना, चोरी हो जाना, उस पर तो कहीं ना कहीं आपको स्वामी न्यूज का पहला लाइव लगभग 99% मिलेगा ही मिलेगा भैया। सही बात है, अब सबसे पहले मतलब कई बार तो ये स्थिति होती है कि कोई घटनाक्रम हो गया, पुलिस मौके पे पहुंच गई और मैं पहुंच गया, अब मैं लाइव करता ही नहीं हूं तब तक जब तक घटनाक्रम खत्म होने की कगार पे नहीं होता है। एक हास्यास्पद बात है, मेरे दोस्त जब वो पैंथर निकल रहे थे तो मेरे दोस्त ने बोला कहीं ऐसा तो नहीं पैंथर निकलने से पहले दुर्गेश भैया को मिस कॉल मारा। सही बात है, सबसे पहले तो भाई साहब सबसे पहले इनका ही रहता है। तो क्या हुआ, तो कई बार भैया मेरे को भी बोलते, बोले यार घटनाक्रम जब होता है या कोई क्राइम करता है, कोई अपराधी कोई क्राइम करता है तो आपको बता के करता है कि यार भैया आप मौके पे होते हो यार। अरे मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा सोर्स अच्छा हो गया है तो मुझे पता चल जाता है ऐसे करके। ये आपका व्यवहार है। हाँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया भैया मीडिया लाइन में। तो फिर जो है हम उसको पहले तो मैं पेज पे मेरे लाइव करता हूँ स्वामी न्यूज़ पे बहुत अच्छे से, फिर उसको उसके लिंक को मैं ऑफिस में कॉपी करके और उसको डालता हूँ, ग्रुपों में डालता हूँ। तब कई लोगों को पता चलता है कि यार दुर्गेश पहुंचा हुआ है वहाँ, ये घटनाक्रम हो रहा है देखो, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं मेरे मीडिया जो भाई हैं उनका ध्यान रखते हुए, आजकल मोबाइल से काम होता है तो मैं पहले वीडियोस भी बना लेता हूँ उसके, ताकि उन लोगों को भी दे पाऊँ, क्योंकि मुझे भी काम पड़ता है उनसे, क्योंकि मुझे भी कई वीडियोस उनसे चाहिए होते हैं, कई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आज भी जब मैं लाइव करता हूँ या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लगता है कि यार अगर मेरे वीडियो डालने से ये गलत चीज़ चली जाएगी, तो मैं उनसे पूछना जरूरी समझता हूँ। जो मेरे सीनियर है, अशोक भाटी जी हैं, शुभम जैन हैं, एक भरत पुलचंदानी है, जय मकीजा भैया है, वो भी बहुत अनुभवी हैं और काफ़ी पुराने भी हैं, तो इन सबसे मैं पूछ लेता हूँ। मनीष भैया आए हैं कि राजस्थान पत्रिका में क्राइम रिपोर्टर है, बहुत अच्छे हैं। इन सबसे मैं पूछ लेता हूँ कि भैया मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं इस वीडियो को किस तरीके से चलाऊँ या फिर मैं इस लाइव को कैसे चलाऊँ कि अपनी दिक्कत ना हो, तो वो मुझे बता देते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ हो गया है भैया, क्योंकि एक तो फेक न्यूज़ काफ़ी आती है, उसके अलावा फिर जो है जो क्राइम वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें अपन कई चीज़ें ऐसी होती है जो दिखा नहीं सकते हैं पब्लिक को, उसको लाइव में मोजेक नहीं कर सकते हैं, उसको धुंधला नहीं कर सकते हैं, वो जो एज इट इज़ लाइव में तो जैसी है वैसी की वैसी जाएगी। तो उस चीज़ को फेसबुक और वो यूट्यूब हुआ या फिर इंस्टाग्राम हो, वो चीज़ दिखाता भी नहीं है, इसलिए उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। सही है। तो जैसे कुछ टाइम पहले मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, उन लोगों ने मुझे कहा था कि यार दुर्गेश भैया करते तो हैं लेकिन यार ये चीज़ हमें गलत लगी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, शायद आपके चैनल पे कोई वीडियो ऐसा आया होगा कि कुछ बच्चे हैं, स्कूल के छोटे बच्चे थे, जी, उनका करना भी गलत है कि वो कैमरा के अंदर सिगरेट पी रहे थे। और शायद वो आपने पोस्ट की होगी, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है कि वो दुर्गेश भैया ने यार उन बच्चों की सिगरेट पीते हुए इंटरनेट पे वीडियो डाल दिए। तो उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा? आपको लगता है इन सब चीजों से आपके कई दुश्मन भी बनते? देखिए, हाँ, सवाल है कि हाँ, आपको ऐसे एक्सक्लूसिव चीज से आता सबसे पहले आप ही रिपोर्टिंग जी, करते हो, तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि यार ये नहीं करते तो दूसरे भी नहीं करते हैं। मतलब कई बार आपके दुश्मन भी बनते होंगे कि यार बिल्कुल, सही है। देखिए भैया क्या होता है, अच्छा कहने वाले भी बहुत होते हैं, अगर आपके पसंद करने वाले हैं तो नापसंद करने वाले भी बहुत होते बिल्कुल, हैं। हाँ। तो सिक्के के इसमें दो मैं पहलू आपको हैं। बताता हूँ, आशागंज का शमशान घाट है, जी। ठीक है, वहां पर कुछ छोटे छोटे से नाबालिग बच्चे और उनके साथ में एक दो बड़े बच्चे लड़के थे, वो लोग स्मैक वगैरह टाइप का कुछ नशा कर रहे थे। मतलब वो एक पेपर के ऊपर कुछ पाउडर डालते हैं और एक पाइप सा उसको नाक में या मुंह में लगाते हैं और नीचे से उसको आग जलाते हैं, उसका धुआं अंदर लेते हैं तो नशा हो जाता है उनको, और वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है भैया। अब वहीं शमशान घाट की दो खबरें थी मेरी। एक पहली खबर तो वहां पर मेन रोड पे एक शौचालय बना हुआ है, उसके पास में गौशाला का रास्ता था, उस गौशाला के रास्ते पर दारू बिकती थी इलीगल तरीके से। उसकी मैं वहां पर किसी के फ्यूनल में गया तो मैंने वहां पर जो उसका वीडियो बनाया, मेरे चैनल पे चलाया स्वामी न्यूज़ पे, उसके अगले दिन मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे चलाया, तो पता चला कि दूसरे दिन ही स्वामी न्यूज़ पे चलने के बाद ही वो दूसरे दिन वहां पर दीवार खिंच गई और सारे दारू वाले जो बेचने वाले थे, शराब बेचने वाले थे, उनको सबको पुलिस ने खदेड़ दिया, भगा दिया सबको। वहां पर वो चीज अच्छी हुई। बिल्कुल। तो कई लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू बोला, बहुत अच्छा बोला कि यार भैया आपने चलाया तो वहां पर ये चीजें बंद हो गई। अब जब बंद हो गई तो फिर उन लोगों ने मुझे शिकायत करनी शुरू कर दी कि भैया वहां पर ये चीजें भी हो रही हैं। मतलब वहां पर लड़के आते हैं, ई रिक्शा लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, पैदल आते हैं और वो इस तरीके से नशे करते हैं भैया, और बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रखा है। तो फिर कुछ समय बाद ये हुआ कि हमारे किसी की डेथ हुई थी, तो मैं वैसे ही फ्यूनल में गया हुआ था वहाँ पे। तो फ्यूनल में गया हुआ था तो सब चीज़ें सामने दिख ही रही थी। अब जब दिख रही थी मेरे को तो मैंने वीडियो भी बनाया उसका, पूरा रैकी करी मैंने, पूरा अंदर से बाहर तक उसका, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मतलब असामाजिक तत्व वहाँ पर आते हैं और आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पर पटकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिखी, जैसे जो ये दो मतलब गांजा वगैरह पीते हैं, स्मैक पीते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखी। उन सब चीज़ों को मैंने वीडियो बनाया
सब चीज़ों को वीडियो बनाने के बाद फिर वही स्थिति स्वामी न्यूज़ पे पहले चलाया, और उसके बाद जब मैंने स्वामी न्यूज़ पे चलाया या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे चलाया, तो उसमें जो नाबालिग बच्चों वाली, छोटे बच्चों वाली बात थी, उन छोटे बच्चों का जो फेस है वो मैंने मोज़ेक कर दिया था, मतलब उनका फेस नहीं दिख पाया, क्योंकि हम लोग भी वो चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। सही बात। क्योंकि हमारे दिखाने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि समाज में कुछ गलत मैसेज आए। छोटे बच्चे दिख रहे थे, ज्यादा छोटे नहीं थे लेकिन समझदार थे, वो चीज थी। तो अब किसी को ये लगता है कि मैंने छोटे बच्चे की चला दी, लेकिन मैं ये सिर्फ मैसेज यही है कि ये नशा जो है ये छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, और छोटे बच्चे कर रहे हैं तो आप सोचिए अगर जब वो 2-4-5 साल बाद होगा तो क्या स्थिति हो जाएगी। हाँ, मतलब आप अपनी तरफ से समाज के अंदर मैसेज देना चाहते थे कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और आज की जनरेशन का ख्याल रखें। बिल्कुल। उसके बाद कई बार क्या होता है भैया, जब पुलिस चोरों को पकड़ती है, जो चोर होते हैं भैया, जैसे बाइक चोर हो गए या फिर घरों में चोरी करने वाले हो गए, चिंदी चोर हो गए, मोबाइल स्नैचर हो गए, अपने चैन स्नैचर हो गए, पर्स स्नैचर हो गए, ये लोग क्या करते हैं भैया, ये नए नए लड़के हैं और कुछ तो भैया नाबालिग ही होते हैं इनमें से यार, 18-19 साल के, 17 साल के, 16 साल बिल्कुल, के। हाँ यही है। ठीक है, ये क्या करते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, नशे करने के लिए, क्योंकि ये नशे भी बहुत महंगे हैं, ये तो है नहीं कि 2-5 रुपए में नशा हो जाएगा, ये वाला नशे बहुत महंगे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस नशे के लिए ये ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं फिर। और कई बार यही चीजें सामने निकल के आती है, जब पुलिस खुलासा करती है तो पुलिस लगभग 99% यही बताती है कि ये लोग जो चोरी करी है ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है चोरी को और अंजाम देते हैं। जरूरतें भी खुद के नशे की जरूरत पूरी जरूरत करने है। के लिए। सही बात। ऐसा इसलिए ये चोरी की वारदात में लिप्त रहते हैं, या फिर चैन छीन कर भाग जाते हैं किसी की। महिलाओं के आप देखते होंगे कई सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखे होंगे, तो वो सब लोग यही लोग होते हैं जो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। सही है। तो कई बार जैसे आप ऐसे कवरेज करते हैं, आप काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी साइड से जी। भाई समाज में ये मैसेज जाए, पर कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता होगा ना कि कई लोग मेरे दुश्मन हैं, कहीं किस तरह से कुछ गलत ना कर दें या ऐसा कुछ। इस सिचुएशन को आप कैसे? नहीं होता है भैया, कई लोगों ने, जैसे मेरे जो दोस्त हैं, परिवार की भी, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा डांटती है मेरे को इन चक्करों में। बड़ा भाई था, बड़ा भाई है बड़ा वाला, वो भी बहुत डांटता था, बोले यार तू ये क्या करता है, लोग फिर तेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये सब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जैसे मैंने प्रोस्टिट्यूट होता है उसका भी स्क्रीन करा हुआ है, जी जी, हाँ 3 बार करा है ना। और हमारे अजमेर में नकली किन्नरों का तो बोलबाला है। हाँ, वो वीडियो भी एक बहुत फेमस थी। हाँ, बहुत जबरदस्त है। उनसे जो बधाई मांगने वाले ओरिजिनल किन्नर है ना भैया, उनकी बदनामी होती है। हाँ, जो सही हमें बात। आशीर्वाद देके जाते हैं, जिन्हों का हम आशीर्वाद लेते हैं, जो हमारे सुख दुख में आते हैं, मतलब उनकी बदनामी होती है इस चीज से। तो मैंने उनका भी करना चाहा कि जो ये नकली वाले हैं, जो रातों में गलत काम करते हैं हमारे शहर में, बेवजह लोगों को, जो लोग फैमिली वाला अगर कोई जा रहा है या कोई वैसे ही जा रहा है, रास्ते में उसको रोकते हैं, उससे जबरन बात करते हैं, तो लोग गलत मैसेज आता है, उनको भी कई बार उजागर करने की कोशिश करी, उनके भी कई सारे वीडियो बनाए भैया मैंने। और वो वीडियो तो मैंने, मतलब कैमरे से हम काम करते थे तब भी बनाए थे, और आज मोबाइल से काम करते हैं तब भी मैंने बहुत बनाए हैं। नहीं, आपको डर लगता है क्या कि आपके ऊपर कभी अटैक हो जाए? तो आप उस चीज के लिए क्या कवरेज, क्या बैकअप रखते हैं कि यार या तो जो होगा जो देखा जाएगा, या कुछ? बोला अजमेरी बहुत छोटा सा है। हाँ, ये बात मेरे बहुत छोटा सा। सही है। मेरा मानना है कि उस समय पे अगर क्या पता कोई गलत काम करने वाला अगर मेरे को घेर ले, अगर मेरे साथ कुछ कर दे, तो ठीक है, जब तक मेरे से करा जाएगा, मेरी तो ये होता है ठीक है, जो होगा जो देखा जाएगा यार। कोई अधिकतर आदमी यही सोचते हैं कि जो होगा देखो। भी नहीं, क्योंकि अब तो हर गली में इनके जानने अब तो वाले दुर्गेश हैं। भाई के चाहने वाले हैं। मैं कहीं खड़ा होकर कुछ काम करता हूँ ऐसा, या कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, तो कई लोग तो निकल जाते हैं, क्या हो गया भैया, क्या बात होगी, आपसे कुछ बोल रहा है क्या, मतलब ऐसे बोलने लग जाते हैं, बताओ भैया मैं, अरे मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं। एक सवाल इससे ये भी है कि जैसे कि आपने बताया यादगार न्यूज़, आज मैं इसी से एक चीज पूछा था, आज तक आपने जितनी भी न्यूज़ बनाई उसमें क्राइम न्यूज़ होगी, अजमेर में आज तक का ऐसा कौन सा क्राइम है जिसको देख के आप खुद अचंभित रह गए होंगे कि ये क्या हो गया? ऐसा कोई मैं आपको बताता हूँ, अभी वो मेरी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी भैया, दिल्ली के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, उन्होंने भी मेरी वीडियो लेकर जो है खुद के पेज पे डाली। भी सही पकड़ा, वो नसीराबाद में जो ये थी। बिल्कुल, मतलब उस न्यूज़ को देखकर तो मैं अचंभित था कि ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब क्या हुआ था? मतलब ये हुआ था भैया, एक महिला थी, उसका प्रेमी था, और उसका प्रेमी बैसाखी से चलता था, उसके दोनों पैर खराब, अच्छा, मतलब वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, वो बैसाखी से चलता था। और दोनों प्रेमी ने और उस महिला ने अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए उसके पति का मर्डर कर दिया, उसके पति की हत्या कर दी, मतलब महिला के पति की। और करी कैसे कि उसको पहले तो शराब पिलाई, उसको अपनी बातों में लिया और उसको शराब में नशीला पदार्थ डाला, जिससे वो बेसुध हो गया, और उसके बाद कहीं जाके दूर ले जाके उसको जान से मारकर और वहीं बॉडी पटक कर, और वो जो व्यक्ति था वो आके और अपने अपने कामों में लग गया। बाद में जब वो गायब हुआ, पुलिस में ये शिकायत गई, फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी, क्योंकि पुलिस क्या करती है भैया, बिल्कुल बाल की खाल निकाल लेती है भैया। मतलब पुलिस का काम यही है कि जो निर्दोष है उसको कभी सजा ना हो,
और जो दोषी है वो बचे ना। और राजस्थान पुलिस की तो मिसालें दी जाती है वैसे भी, सही। तो ये सारी चीज को पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी भैया उसमें। तो वो मेरे को अभी तक दिमाग में है कि भाई उस महिला को उसने क्या देखा है ऐसे में। और उस समय ये चल रहा था कि दिल्ली में एक कांड हुआ ही था कि एक पति ने महिला ने अपने पति को मार के ड्रम में डाल दिया। हाँ, नीले ड्रम वाला, नीले ड्रम में, वो वायरल हुआ था। तो इस तरीके से भैया ये सब चीज चल रही थी, उसी समय की बात है, पूरा जहन में था वो पूरा सब कुछ कि भाई करना ही क्यों ऐसा। भैया तो आप अलग हो जाओ या फिर किसी बड़े से मिलके कोई सलाह ले लो। और जब शादी हो गई है तो इन सारी चीजों में ध्यान क्यों देना। सही बात है। तो ये सारी चीज को वो वीडियो और वो न्यूज मेरे आज तक जहन में है भैया, मतलब ऐसा क्यों करना। जस्ट कुछ दिन बाद ऐसा का ऐसा केस एक और हो गया। वहां पर एक पति था जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलके अपनी पत्नी को मार दिया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। ओहो। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं भैया। कभी कभी छोटे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो देखकर तो ऐसा लगता है ये वीडियो बनाए कैसे। अभी थोड़े दिन पहले हाँ, अभी लेटेस्ट केस जैसे एक प्रिया नाम की लड़की ने अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को आना सागर में फेंक के मार हाँ, ये दिया। तो वो मोस्ट किसी के रिसेंट साथ- अभी हाँ, 5-7 दिन पहले जो एक, केस हुआ है अजमेर मतलब में। एक लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में या अजमेर में रहती थी, उसका पति बहुत अच्छा, मतलब ये सारी चीजें देख के कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं भैया। क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, पति है, मम्मी है, मतलब घर में परिवार में सब लोग हैं, दोस्त हैं। सोचते हैं कि यार ये क्यों ऐसा, समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सोशल मीडिया जो है पता नहीं लोगों को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है भैया। सोशल मीडिया के ऊपर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं कि सोशल मीडिया जब से आया है तो न्यूज का, पत्रकारिता का और सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज थी उसमें क्या बदलाव आया, आपको क्या बदलाव भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। इसमें बदलाव ये आया है राहुल भैया, एक्चुअली क्या है कि एक तो सोशल मीडिया वो होता है जो फेक न्यूज चलाता है, एक सोशल मीडिया वो होता है जो एक्चुअल जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके की न्यूज होती है सत्य वाली, एक वो चलाता है। एक सोशल मीडिया वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एड डिपार्टमेंट का काम करता है। एक सोशल मीडिया वो होता है जो सिर्फ धार्मिक चीजें चलाता है। तो 4-5 तरह की कैटेगरी होगी सोशल मीडिया की। अब उसमें अगर न्यूज की हम बात करें तो न्यूज जो है वो आती है लगभग टीवी पर, अखबार आता है सुबह घर पर। सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा है कि फोन हाथ में होता है। मतलब मेरी नजर में तो शायद 99% ही क्या, मतलब ऐसे लोग होंगे जो अपने नेट को कभी बंद ही नहीं करते, बिल्कुल, इंटरनेट को बंद ही नहीं करते, ऑन रहता है उनका। और जब वो ऑन रहता है तो उन पे नोटिफिकेशन आने लग जाती है। किसी भी प्रकार की शहर में, गांव में, गलियों में कोई भी घटना होती है तो उनके फोनों पर वो वीडियो, मैसेजेस, फोटोज, मतलब वो सारी चीजें आने लग जाती हैं। कुछ लोग उसको जो सही होते हैं वो सही लिखकर भेज देते हैं कि भाई फलानी फलानी चीज हुई है, कुछ लोग उसको अपना मिर्च मसाला लगाकर अलग चीजें बता देते हैं। तो ये चीजें जो है लोगों के फोन में आ जाती है तो कुछ लोग उसको विश्वास मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से समझ लेते हैं ऐसा हुआ है। लेकिन जो कुछ लोग अनुभवी लोग हैं जो एक्चुअल में जानते हैं कि नहीं यार ये चीज गलत बताई जा रही है, अपन सुबह अखबार में पढ़ेंगे यार, अखबार सही चीज बताएगा तो वो सुबह अखबार पढ़ते हैं भैया, फिर उनको सारी चीजें पुख्ता उनके सामने हो जाती है कि भाई फलाना 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 ऐसे ये सारी चीजें हुई। क्योंकि कई सारी लोग ऐसे हैं जो आज भी अखबार पढ़ना ही पसंद करते हैं। वो अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ते हैं और शायद आगे भविष्य में भी अखबार पढ़ते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ये तो सोशल मीडिया पे पूरी निर्भर है भैया, लेकिन हमारे मम्मी, हमारे पापा जी, हमारे बुआ जी, फूफा जी, हाँ, अखबार के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, दादा ना, मतलब सब लोग जो है वो आज भी अखबार पढ़ते हैं। बिल्कुल। और आज भी हम किसी भी बड़े पॉलिटिकल के ऑफिस में या फिर बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में या फिर किसी भी अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे तो हमें वहां पर एक जो टीवी लगा होता है उस पर एक न्यूज चैनल, जो रीजनल चैनल होगा वो तो वहां पर चलता हुआ मिलेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसकी आवाज जो म्यूट होगी, कभी भी देखना आवाज नहीं होती, म्यूट कर देते हैं उसको, और अखबार जरूर होंगे वहाँ, क्योंकि वो उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं भैया। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे तो कई सारे फोटोज वीडियोस वायरल होते हैं और वो काम के भी होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से होते हैं जो बिल्कुल काम के नहीं होते भैया, वो फेक होते हैं। तो पुलिस और प्रशासन उन चीजों पे ध्यान भी नहीं देता, उनको जो कार्रवाई करनी होती है, एक्चुअल जो कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं भैया। सही है। तो जैसे आपने बताया कि और सब जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा फेमस हो और हर बच्चे, हर गली के अंदर आपका नंबर आसानी से मिल ही जाता है। आप लोगों को या फिर आपको कोई वीडियो भेज रहा है पूरे दिन, क्योंकि आप हर जगह जा नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है एक इंसान 10 जगह नहीं जा सकता है। आपको किसी ने वीडियो भेजी मैसेज लिखकर कि ऐसा ऐसा केस हुआ, आप इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? मैं वेरीफाई ऐसे करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है भैया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सारे मैसेजेस चेक करता हूँ, व्हाट्सएप पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो। अब मुझे कोई फोटो या वीडियो कोई भेजता है ना, तो वो जब भेजता है या तो उसके पहले मुझे पता चल चुकी होती है कि घटनाक्रम हुआ है, जी जी हाँ, शहर में हुआ या आसपास के कई जगह पर हुआ है। क्योंकि हमारे जो मीडिया में हम आपस में एक दूसरे से चर्चा कर लेते हैं कि भाई तेरे पास सूचना है क्या, भाई साहब आपके पास सूचना है, तो हम आपस में कंफर्म कर लेते हैं।
कंफर्म नहीं होता है तो फिर हम संबंधित जो थाना लगता है उस संबंधित थाने के एसएचओ जो होते हैं उनसे फोन पर बात करके संपर्क कर लेते हैं, या उनसे बड़े अधिकारी या फिर छोटे अधिकारी, मतलब कंफर्म करते हैं पहले इन सारी चीजों को, उसके बाद ही हम पुख्ता होते हैं। अगर कोई वीडियो बेचता है तो वीडियो जैसे मान लो कहीं कोई घटनाक्रम हो गया और कोई मौके पे खड़ा उसने वो वीडियो बना लिया और वो मुझे वीडियो हाथों हाथ बेचकर फोन करके बता रहा है कि भैया ये घटनाक्रम हो गया दुर्गेश भाई, ऐसी ऐसी बात है, तो उसके अपन पुख्ता इंतजाम कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि भाई हुआ है या नहीं हुआ है, एक्चुअल हुआ है या नहीं हुआ है, और ये लेटेस्ट लाइव है या नहीं है, मतलब आज का ही है या नहीं है। अगर वो 2 दिन पुराना या 3 दिन पुराना होता है तो फिर उसको इतना यूज भी नहीं लेते, क्योंकि वो फिर काम का नहीं है, क्योंकि घटनाक्रम पुराना हो गया, हम उसको फेक न्यूज चला के दूसरों को क्यों बरगलाएं। सही बात है। इसलिए वो सारी चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है भैया अगर कोई वीडियो भेजते हैं। पुष्कर के कुछ लड़के थे जिन्होंने कहा था, नमस्कार दोस्तों मैं आपका भाई दुर्गेश डाबरा। एक कुंडू वाला भी है। हाँ, कुंडू वाला भी है। जब पहली बार आपने ये सुना था तो आपको गुस्सा आया था या आपने हंसी में लिया? मैं भैया जैसे अभी हंस रहा हूं ना आपके सामने, आप किसी मित्र ने नीचे कमेंट भी किया था उसके कि भाई दुर्गेश डाबरा नाम लेने से दुर्गेश डाबरा नहीं बन जाता। एक्चुअली क्या है भैया, अजमेर मैंने पहले बोला छोटा सा है, मेरे इतने सारे दोस्त हैं भैया अजमेर में, इतने सारे भाई कमाए मैंने, मतलब मैं सबको बुला लूं ना तो मोहल्ला का मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, इतने भाई कमाए मैंने। वो आपका व्यवहार है, बिल्कुल है, सही बात है। हाँ। जीवन में मैंने कुछ नहीं कमाया, ना मैंने दौलत कमाई है ना कुछ कमाया, लेकिन मैंने दोस्त बहुत कमाए, भाई बहुत कमाए, और मतलब ऐसे हैं भैया 2-4-5 दिन बात नहीं हो तो एक दूसरे को कहाँ है, मतलब वो जो कहाँ है शब्द है ना, वो पूरा दिल में उतर जाता है। पता चलना चाहिए उनको कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया या मुझे किसी चीज की जरूरत है, तुरंत हाजिर, सारे भाई हाजिर। मैं बिजी रहता हूँ काम में, मैं किसी को भी फोन करके बोलूंगा किसी भी भाई को, यार घर जाके भाई ये छोटा सा काम है रोका, तुरंत घर चले जाएंगे, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम चाचा ताऊ के 34-35 भाई तो हम चाचा ताऊ में ही हैं। अरे वाह। 34-35 भाई तो हम चाचा ताऊ के ही हैं। अरे वाह। तो आपको और सब आसपास ही रहते सब आसपास ही रहते हैं। हैं भैया। गीला घोषित कर दो, वो डायलॉग याद आ रहा है। जब हम शादी ब्याह में जब जाते हैं एक साथ तो सबको लगता है बोले यार ये कौन है क्या है। लेकिन उससे भी एक चीज है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो इतने वायरल हो चुके हैं कि जैसे कि होता है ना किसी सेलिब्रिटी का फेस से ही वो एल्गोरिदम उठा देता है, वैसे आपके नाम से ही उनके वीडियो 2500 लाइक आ गए थे उनके उस पे। एक के तो भैया 1 लाख पार हो गई वीडियो। एक वो बैजनाथ के कुंड में एक लड़का नहा रहा है, हाँ, उसने आईडी चेक करी थी, राजवीर नाम था उसका, नाम नहीं बोलूंगा भैया। राजवीर नाम था। उस भाई ने नहीं वो डर जाएगा अगला आदमी, प्यार से नहीं भूलोगे, हाँ, गुस्से से। ठीक है यार। अब क्या है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इतने, जैसे मैं संजय दत्त का फैन हूं तो कोई सलमान खान का भी होगा, अब वो भी जो है वो सलमान खान के नाम से या संजय दत्त के नाम से अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसी का ऐड हो रहा है, तो मतलब मेरे लिए तो ये वो वाला अचीवमेंट के बिना खर्चे हो रहे हैं चर्चे। लेकिन हर कोई क्या डायलॉग दिया है। इसको पॉजिटिव नहीं लेता जैसा आप लेते हो इसको। नहीं कोई बात भैया, देखो एक्चुअली क्या है, ठीक है अगर मेरे नाम से उसकी वीडियो अगर उठ रही है, उसके अगर 8 फॉलोवर 10 फॉलोवर 20 फॉलोवर भी बढ़ते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। नहीं सही मुझे बात तो है। भाई तब भी मिलेगा तब मैं उसको हंस के मिलूंगा, कभी भी मिलूंगा ना हंस के मिलूंगा, आपके ये खुले मंच से बोल रहा हूँ, हाय हाय हाय। हंस के मिलूंगा जो भी भाई है। बस मैं ये चाहता हूँ कि गाली गुप्ता ना हो। हाँ। कुछ लोग क्या है कि एक दो देखे थे मैंने, वो नॉर्मल नाम लेते लेते बाद में उस चीज को जो बताना चाह रहे हैं, भले उन्होंने फनी वीडियो बनाया हो लेकिन गाली बक देते हैं, तो मैं गाली नहीं बकता। हाँ सही बात है। मैं वीडियो में गाली नहीं बकता तो गाली मत बको। मैंने वैसे भी कुछ भी आप चीजें आपसे बताओ। कभी भी सुना भी नहीं कुछ ऐसा। तो उन चीजों में गालियां बकना खराब है। तो ऐसे एक दो जने हैं जिन्होंने वीडियो बनाया था, गाली भी बकी थी, फिर मैंने उनको जैसे भी कि आपने बताया कि आप मैसेजेस चेक करते हो, हाँ। तो आपने इतने सारे मैसेज, उसमें सबसे फनी प्रतिक्रिया आपको आज तक कोई मिली जो सबसे फनीस्ट प्रतिक्रिया हो, जिसको देख के बोले यार ये किस टाइप का मैसेज है? हाँ मिली थी भैया। मैं बताऊं आपको, याद हो राहुल भैया, कुछ समय पहले अपने डिग्गी बाजार में एक आग लगी थी हाँ होटल के अंदर। होटल के अंदर। बड़ा हादसा था, दर्दनाक हादसा था, जिसके अंदर भगवान दो ऐसा मंजिल कभी से जीवन में, हाँ, कूद गया था इंसान। भगवान अपने जीवन में ऐसा हादसा कभी ना किसी के साथ ना घटे। उस टाइम हाँ। उस जीवन में उसमें क्या है कि शाम के समय जब मैं घर बैठा था तो घर पर मेरे को मेरी ही वीडियो एक बंदा बेचकर बोलता है, राहुल नाम था उसका, नाम भी राहुल था, तुम्हारा नाम भी राहुल है, उसका नाम भी राहुल है। तो वो मुझे बेचकर बोलता है, दुर्गेश डाबरा खबर के लिए सबसे पहले भाग रहा। दुर्गेश डाबरा सबसे पहले भाग रहा। आपके लोग फॉलो करने वाला रेट ही है। खबर के लिए सबसे पहले भाग रहा। और मैं आपका भाई राहुल डाबरा, उसने ऐसे करके थम मारा तो मतलब मैं उसका था नाम राहुल डाबरा था। नहीं राहुल डाबरा नहीं था उसने, अच्छा, उसका ऐसे नाम ही। राहुल नाम था उसका। तो राहुल मेघवंशी समथिंग था उसका, कुछ ऐसा था, राहुल मेघवाल या कुछ ऐसा। तब उसने जो है भैया वो बोला था मेरे को, तो मेरे को बड़ी हंसी आई थी यार। सही है। और एक और भैया हैं जिन्होंने कमेंट करा था, वो भी मेरे को बहुत हंसी आई थी। कह रहे वो तो पुराना है कि जहां ना पहुंचे कभी
वहां पहुंचे दुर्गेश डाबरा जैसे अनुभवी, मतलब डायलॉग इतने तगड़े तगड़े मारते हैं लोग भैया। मतलब सही creative बात है। लोगों की कमी नहीं है अजमेर में। क्रिएटिव लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है भैया, बिल्कुल भी कमी नहीं। सही है। आप काफी चर्चा में हैं, है ना, लोग बाग बहुत ज्यादा जान रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि यार मैं अभी सोशल मीडिया पे इतना वायरल पत्रकार हूँ, मुझे नहीं लगता अजमेर के अंदर कोई आपसे ज्यादा फेस के द्वारा, मतलब फेस रिवील करके कोई ऐसी न्यूज देता होगा जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं। मतलब मैं भी कई बार ऐसा देखता हूँ, कोई मुझे न्यूज मिलती है तो मैं आपका चैनल चेक करता हूँ, मैं क्या दुर्गेश भाई ने डाला होगा तो सच होगी बात, कई बार ऐसा मैं चेक करता हूँ। आपको ऐसा डर है कि कहीं कोई दूसरा पत्रकार आके मेरी जगह ना ले ले? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो देखो आपसे एक ही चीज बोलूंगा, दुर्गेश डाबरा तो एक ही है और एक ही रहेगा मेरी नजर में। हाँ अगर कोई बनना चाहता है बिल्कुल तो वो बन सकता है, और मैं अगर बन सकता है तो मैं तो यही चाहूंगा कि मुझसे भी अच्छा काम करे। बिल्कुल, ये आपका पॉजिटिव जो सच्चाई है साइड। वो सबके सामने लाए, पॉजिटिव चीजें दिखाएं, नेगेटिव चीजों से दूर रहें और सच्चाई दिखाएं। जो भी चीजें सच्चाई निर्भर, मतलब एकदम बिना डरे काम करें, और अच्छी बात है अगर आए भी तो। बहुत आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो अच्छा लगा इतने आपने। व्यस्त शेड्यूल के बाद भी है जो आपका, आप मीडिया के लिए भी काम करते हो, फिर आप खुद के चैनल पे भी काम कर रहे हो, तो इतना सारा टाइम देने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम कैसे देता है? पर्सनल लाइफ के लिए तो यार भैया मेरी मम्मी बहुत गाली पड़ती है मेरे को। मतलब आप देखो, दिवाली की पूजा होती है, मेरी शादी को 11 साल हो गए। हाँ। 2024 में करी थी दिवाली की पूजा, शादी के बाद 2024 में करी थी, 2014 में शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद आपने नहीं करी? उसके बाद टाइम ही नहीं मिला इतने दिवाली बिजी पूजा रहते का। हैं। तो दिवाली की पूजा मैंने अब करी है भैया 2024 में, ओहो हो। वरना मैं दिवाली की परिवार पूजा करता रहता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर पे होता था, वहां से फ्री होकर तुरंत घर पे आता था, फिर फटाफट रेडी मतलब मुझे भी कोई बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, बड़ा बढ़िया है ये, मैंने बोला अगर तुमको देखना है ना तो फेसबुक का भी लाइव देखा करो उनका, तब सही। तुमको पता चलेगा वो कितनी मेहनत है। सही सही उस बात है। एक इंस्टाग्राम पे वो डाली हुई एक वीडियो के पीछे कितने 10 लाइव की मेहनत है पूरे दिन। सही बात है। मतलब मतलब कई बार चीजें बहुत टिपिकल हो जाती है भैया, न्यूज को चलाना, सही है। अंधेरा है, बारिश है, धूप है, बरसात है, गर्मी है, बहुत दिक्कतें पैदा होती है। मतलब अप्रैल मई जून की जो गर्मी हम बताएं तो लोग अपने घरों में एसी में कूलरों में हाँ रहते ये हैं। चीज एक मेरा था कि पत्रकारों के लिए सबसे टफ जो सीजन होता है वो कौन सा होता है, सर्दी बरसात या गर्मी? गर्मी होती है भैया। जो ये अप्रैल मई जून का महीना जो होता है ना, कि जिसमें लू चलती है, और क्या है कि अब हम लोग क्या कार में नहीं घूम सकते प्रॉपर पूरे तरीके से सब जगह पर, कार में नहीं सही जा सकते। पॉसिबल नहीं है। हाँ क्योंकि पहली चीज तो अपने अजमेर की सड़कों का हाल आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ट्रैफिक की स्थिति भी आपको पता है, मुझे भी बिल्कुल पता सही है। बात है। तो उसमें हम कार में पॉसिबल ही नहीं है हमारा घूमना, हम टू व्हीलर पे घूमते हैं, एक्टिवा हुई, बाइक हुई। उस बीच में क्या होता है भैया, एकदम जो गर्मी होती है उस समय बीच में 2 बजे 1 बजे जो धूप होती है तेज वाली, वो बहुत टिपिकल होता है, बस उसमें थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है हमारे तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी इस जगह कोने से जाना, इस कोने इस कोने जाना। से उस कोने जाना। और कभी कभी तो ऐसा होता भी है जब खबरें होती है तो एक साथ बड़ी बड़ी खबरें काफी सारी हो जाती है, तो जाने में भी आग बहुत लगने दिक्कत हो की जाती घटना आ है। जाती है उस टाइम हाँ, पर, बहुत सारी दिक्कतें हो सही जाती बात है भैया कभी-कभी। मतलब दुर्गेश डाबरा तो बनना आसान है, लेकिन दुर्गेश डाबरा जैसा संघर्ष करना मुश्किल है। मुश्किल सही है बात है। भैया, सारी चीजों को लेके बचपन से लेके आज तक और अभी तक भी। सही तो बात एक है। पत्रकार का नॉर्मल, एक पत्रकार का जो आपके साथ में आपका भी डेली रूटीन कैसा रहता है? डेली रूटीन भैया ये रहता है हमारा, जैसे मॉर्निंग सुबह उठे, अब जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो लगभग हमारे मीडिया में सभी शादीशुदा हैं, लगभग 1-2 भाई ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई। वो सुबह उठते हैं, अपना रोजमर्रा का काम करते हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमारे में कुछ भाई जो हैं वो बहुत सुबह, जैसे मैं हूँ, मैं 6 बजे समथिंग उठ जाता हूँ, मेरे 6 बजे लास्ट है, मैं रात में कितनी भी बजे सोऊं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, फिक्स है मेरा। तो 6 बजे उठने के बाद में रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, जो भी करना है, उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वापस आना है, फिर व्हाट्सअप चेक करना। सबसे पहला मेरा काम व्हाट्सअप का ही होता है। व्हाट्सएप के क्योंकि ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कोई न्यूज़ आई हुई होती है या फिर रात में कोई घटना हो जाती है जो पता नहीं चल पाती कभी, क्योंकि तो सारी जानकारी मिल जाती है, वो चेक करता हूँ। उसके बाद में मैं किसी भी चैनल का पेज नहीं खोलता, मेरी आदत ही नहीं है। मैं इतने चैनल है जिनमें मैं किसी का भी पेज नहीं खोलता, मैं तो मेरे पे ध्यान देता हूँ, मेरे पे ध्यान देता हूँ। हाँ भाई व्यूवरशिप कितनी है, ये करा। उससे पहले स्वामी न्यूज़ पर ग्रुप चेक कर लो, ऑफिस का हमारा जो ग्रुप है कि भाई ऑफिस में किसी ने कुछ डाला तो नहीं है कि आज के प्रोग्राम क्या क्या रहने वाले हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें चेक करके फिर उसके बाद ही लगभग 10 बजे पहले तो कोशिश करते हैं कि घर से निकली जाए। 10 तो लास्ट है मतलब, क्योंकि सुबह सुबह भैया न्यूज़ें ज़्यादा होती हैं, रात की घटना होती है, सुबह की घटना होती है, सुबह न्यूज़ें ज़्यादा होती हैं। न्यूज रिपोर्टिंग के चलते जो तनाव होता है, मतलब आ जाती है तकलीफें कई बार, तो उसको कैसे डील करते हो? अरे कभी कभी तो भैया बहुत है, मतलब बहुत स्थिति खराब हो जाती है। मतलब घर वालों का भी फोन आ रहा है ना हमारे पास में, तो हम गुस्से में काट देते हैं, बोले यार क्या परेशान हो गए, इतनी देर हो गई।
क्योंकि ये सारी इरिटेट जो होता है ना आदमी, वो बड़ी न्यूज़ों पे होता है, बड़ी खबरों पे होता है। मतलब खबर आपके सामने है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है भैया, सब्र करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, खुलासा कब होगा इस चीज़ का, या फिर मान लो कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, वो यहाँ आने वाले, विजिट है, अब वो तब आएंगे, तब वो जब वो आकर यहाँ से सुरक्षित चले नहीं जाते तब तक खबर है भैया। ये भी एक जिम्मेदारी वाले काम है। हाँ, इसी तो चीज में एक चीज हाँ, आप पूछो। वो तब तक अजमेर आएंगे मान लो, और अजमेर आने से लेके, जैसे उनका 12 बजे का टाइम है दोपहर में आने का, दिन में आने का 12 बजे का, अब हम वो शाम को 5 बजे तक नहीं आए तो 5 बजे तक वहीं डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आएंगे तब न्यूज़ बनेगी। लेकिन उसके पहले भी कई सारी न्यूज़ें बन चुकी होती हैं, वो ऐसे बन चुकी होती है कि सारे रिपोर्टर सब अपने अपने हिसाब से उस जगह का पूरा मौका मुआयना कर लेते हैं, परेशानी किसको क्या होगी। और अगर वीवीआईपी आने वाला था तो वो क्यों नहीं आ पा रहा है, कारण क्या है, इतनी देर तक क्यों, क्योंकि आधा एक घंटा चलो लमसम अपन मानते हैं, लेकिन इतने देर काफी टाइम हो जाती है जब हम इरिटेट हो जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति हो जाती है पीने को पानी नहीं मिलता, गला सूख जाता है, गर्मी में तो बहुत स्थिति मैंने खराब भी है, देखा भैया। पीने को पानी नहीं मिलता है। तो अब जैसे मान लो हम कोई गांव खेड़े में कहीं दूर हाईवे पर कहीं चले गए, कोई कवरेज करने, कोई बड़ा कुछ हो गया, तो वहां पर तो स्थिति बहुत खराब, ना तो पीने का पानी ना खाने को कुछ, मतलब बहुत स्थिति खराब हो जाती है, तब इरिटेट हो जाता है। फिर फोन अलग चार्ज नहीं कर सकते, फिर फोन से तो सारा काम करना है, सही बात। वैसी स्थिति हो जाती है। इसी से ये जैसे कि आप न्यूज वगैरह बनाते हैं तो पुलिस वालों का अहम रोल होता है, पुलिस वालों और मीडिया का बिल्कुल ऐसा भाई भाई का ऐसा होता है। तो अजमेर की पुलिस प्रशासन का कैसा कोऑपरेशन रहता है मीडिया वालों के साथ? भाई देखिए, अभी तक जब से मैं मीडिया लाइन में हूँ तब से जो भी अधिकारी, बड़े अधिकारी अगर आते हैं तो वो जब जाते हैं तो यही कहते हैं भाई आप लोगों से बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा आप लोग, क्योंकि अजमेर की मीडिया बहुत अच्छी है भैया। मतलब सीनियर वाले जो भाई साहब है ना, जो चाहे अखबार वाले हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला, चाहे प्रिंट मीडिया वाला, दोनों ही मतलब बड़े बड़े जो है ना सीनियर, सारे बहुत अच्छे हैं, लेवल पे काम करते हैं और अच्छा सबको लेकर चलते हैं। हम जैसे छोटे भाइयों को जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो बहुत साथ लेके चले, उनका भी कॉपरेशन बहुत अच्छा होता है भैया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है और हमने मीडिया के थ्रू उसको दिखा दिया तो वो सारी चीजें उजागर हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा ये फलाना बंदा है, या फिर उस चोर को पता चल जाएगा, या फिर उस मुलजिम को, जो भी आरोपी को, उसको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस जब वो हमें मना करती है तो हमें थोड़ा सा उस चीज को दबा के रखना पड़ता है कि नहीं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत दे सकता है, पुलिस इसको जल्दी से नहीं पकड़ पाएगी इन सारी चीजों के लिए, उन सारी चीजों को भी सोचना पड़ता है। और रही पुलिस और मीडिया के व्यवहार की बात, तो भैया बहुत अच्छा रहता है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई मूवमेंट ऐसा हो जाता है जिसमें कहीं धक्का लग जाता है या फिर कुछ बात हो जाती है, तब छोटा सा मोटा ऐसा होता है, नहीं तो पुलिस और मीडिया का तो बहुत अच्छा चलता है भैया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अब आज तक हमारे कोई परेशानी नहीं हुई है कि हमारी कोई पुलिस से झड़प हो गई हो या पुलिस की हमसे झड़प हो गई हो। हाँ, कुछ है ठीक है जिनका चल रहा है, अगर हम गलत करेंगे तो गलत तो होना है। जैसे कि अभी 4-5 महीने पहले की बात है, एक कोई रिपोर्टर था जो जिसके फेक कार्ड थे और वो किसी होटल में जाके धमकी दे रहा था ब्लैकमेल करने का कुछ। तो ऐसे लोगों की वजह से रिपोर्टरों पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ऐसे कई लोग हैं जो अपनी गाड़ी के आगे प्रेस लिखाते हैं, एक मीडिया का कार्ड बनवाते हैं और उनको कुछ नहीं करना, बस जहां वो रहते हैं वहां अपनी दौड़ चलाते हैं कि भाई मैं मीडिया में हूँ, मैं पत्रकार हूँ, या फिर कार्ड भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े चैनलों के हाँ कार्ड लेके बनवा लेते हैं भैया। और जो है ट्रैफिक पुलिस क्या है कि चलो कोऑपरेट करती है भैया, उनका काम नहीं है ये ट्रैफिक पुलिस का कि हमें बिना हेलमेट के वो छोड़ें। मतलब हम अगर देखें तो हम काफी 99% जो है मीडिया कर्मी बिना हेलमेट के घूमते हैं। हाँ, पर इसका रीजन भी ये है ना कि आप लोग इतनी जगह भागते हैं, हेलमेट इमरजेंसी हाँ, इमरजेंसी बस वही है। हमारी जो समस्या है ना वो यही है कि हम चलो हेलमेट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सेफ्टी के लिए, लेकिन भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हम हेलमेट जो है लगा ही नहीं पाते, क्योंकि जल्दी से जल्दी नहीं, मेरे कई बिल्कुल संभाल के हम अपने आप को संभाल। नहीं, कई मिलने वाले मेरे भी हैं कि जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तब नहीं लगा पाते, लेकिन जब शाम को फैमिली के साथ जाते हैं तो हेलमेट लगा के जाते हैं। बिल्कुल जान पहचान के भैया हैं, वो दूध लेने निकले थे पास वाली दुकान पे, मतलब चौराहे तक, तब भी उनके पास ऐसे खबर आई कि सामने वाले मोहल्ले में किसी का वो हो गया, तो वो उधर जाना पड़ा उनको। होता है भैया, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस समय भी जो पुलिस है ना कोऑपरेट करती है भैया, तो उसमें कोऑपरेट ही कहेंगे, बाकी उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती कि हम कोई खुदा नहीं है, भगवान नहीं है कि हमारा चालान नहीं बनेगा कि हम गिरेंगे तो हमारे सर में तो उसके लिए लगेगी। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि पता चल सके कि असली बस पत्रकार ये कौन है, है। तो उस चीज से भैया हम जो फील्ड में घूमने वाले हैं ना, हम लोग भी बहुत दुखी हैं यहाँ पे। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये लोग बहुत परेशान, मतलब किसको क्या बोले। अब जैसे अभी आपने बोला, मतलब उसके पास इतना प्रतिष्ठित चैनल, वो भी
मतलब नेशनल चैनल है वो, उसका कार्ड था भैया उसके पास में। उसने पहले ब्यावर में भी किया था। ब्यावर का ही रहने वाला है वो। हाँ। तो वहां पर भी वो इस तरीके से फेक कर रहा था, तो यहाँ पर भी ऐसा आया था। तो गलती से क्या हुआ, जिसके पास वो बैठा था उसका हमारा एक मीडिया भाई मिलने वाला मिल गया। उसने उसको फोन करके बुलाया, बोले यार आशीष इधर है, ये कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, अपने आप को मीडिया वाला बता रहा है और ये इस तरीके से यहाँ हमको धमका रहा है। आज वो मौके पर पहुंचा आशीष, तो उसने देखा, बोले तो है ही नहीं। उसने पूछा भैया कहाँ से हो आप, ऐसा करके, तो वो उसको जवाब ही नहीं दे पाया होगा। जवाब नहीं दे पाया तो उसका कार्ड फर्जी निकला। उसका कार्ड, जिसपे कार्ड पर जिस चैनल का नाम लिखा था, तो हमारे अजमेर में जो उस चैनल के संबंधित रिपोर्टर भैया थे उनको बुलाया गया। वो बोले मैं जानता नहीं हूँ। वो बोला मैं ब्यावर का रहने वाला हूँ। तो ब्यावर के रिपोर्टरों से भी बात करी, वहाँ के पत्रकारों से भी, हमारे जो सीनियर है उन्होंने बात करी, तो वहाँ पर भी वो लोग नहीं, वो फेक निकला। मतलब फिर उसको जो है पुलिस में दे दिया। पुलिस वालों ने उसको कार्रवाई करते उसको बंद भी करा थाने में। फिर उससे पूछताछ की तो वो बिल्कुल संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाया। ना तो वो अपने आप को रिपोर्टर बता पाया, ना पत्रकार बता पाया, ना मीडिया कर्मी बता पाया, बता ही नहीं पाया वो। यानी कि पूरी तरीके से फेक निकला। अगर सच नहीं है तो क्या ही बोलेगा। हाँ, सही बस ये बात है। तो बस मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा भैया, जो लोग ऐसे करते हैं, तो देखो लोगों को लगता होगा बहुत काम आसान है, हम लोग जो है किसी पुलिस वाले से हाथ मिला रहे हैं या बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, या किसी बड़े नेता से हम हंस के बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी जो चीजें ना, इसके पीछे संघर्ष बहुत होता है भैया। सही बात है। एक दीपक जब रोशनी देता है तो उसका जलना भी हमें देखना होता है। हमारा एक भी, मैं कह रहा हूँ, एक भी मीडिया कर्मी या जो सीनियर पत्रकार भाई साहब हैं, वो भी एक भी समय पे खाना नहीं खाता होगा भैया। हाँ, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। एक भी नहीं होगा ऐसा जो टाइम पे खाना खाता होगा भैया। मतलब मुझे आज देख लो 16-17 साल हो गए मीडिया लाइन में, मैं उसके अनुभव से बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा कोई भी बड़ा पत्रकार हो या छोटा पत्रकार हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भैया टाइम पे अपने घर जाता होगा और टाइम पे खाना खाता है। बड़ा मुश्किल रहता है। सत्य है भैया। अब इससे जुड़ा मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे दुर्गेश भी, आप दिन भर इधर उधर न्यूज़ के लिए भागते रहते हैं, कई बार रात में भी निकलना होता है। इन सब चीज़ों के बीच में आप खुद की हेल्थ और फिटनेस के लिए कुछ करते हो? जिम, योगा कुछ ज्वाइन किया है या? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ भैया। हाँ जी। तो मेरे जो रियल ब्रदर है, सबसे बड़े वाले, उनको क्या शुरू से एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है जी। वो घर पर ही वो जिम, पहले तो जिम जाना, और फिर उसके बाद में जिम नहीं हुआ करती थी, तो आर्थिक स्थिति खराब थी हमारी, तो उन्होंने सीमेंट और बजरी के डंबल बना लिए। अरे वाह। तो उनको देख देख के ऐसा लगा कि नहीं यार, फिट रहना जरूरी है। तो उसमें क्या है कि भैया इतना समय नहीं हो पाता कि हम जिम जाए, हम सुबह उठकर घूमें, हम योगा करें, हम एक्सरसाइज करें, लेकिन फिर भी जो है सुबह के समय थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ मैं, आधे पौने 1 घंटे का, उसमें फिक्स है मेरा एक्सरसाइज करने का। और एक जो है, अब जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो क्रिकेट के लिए भी टाइम निकालता हूँ मैं। अच्छा। हमारे काफी ऐसे मीडिया वाले भैया हैं, जैसे अशोक पटी जी भाई साहब है, भरत है, कौशल है, जय भैया है, मनीष भाई साहब हैं, और राजस्थान पत्रिका के बड़े भाई साहब है हमारे, सीपी जोशी भाई साहब, ये लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो हम सब आपस में आए दिन, मतलब हर कुछ दिन में आपस में क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो उसके लिए भी टाइम निकालते हैं भैया, क्या करें, फिर निकालना पड़ता है। नहीं, जरूरी है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना। बढ़िया ही, सुंदर, बहुत आपको क्या अच्छा। लगता है कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जो है रिपोर्टिंग के लिए वो आगे भविष्य बन सकता है? बिल्कुल भैया, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखें और अच्छे तरीके से इंस्टाग्राम की चीज़ों को यूज़ करें, तो बिल्कुल भविष्य बन सकता है। जैसे पेड प्रमोशन जो एक चीज़ है, तो पेड प्रमोशन को लेकर अगर बात करें हम, तो इन्फ्लुएंसर्स जिनके काफ़ी लाखों में फॉलोवर हैं, किसी के हज़ारों में फॉलोवर है, जिसके 40-50 हज़ार फॉलोवर्स हैं, वो भी उसको, किसी का अगर प्रमोशन कर रहा है तो उसको प्रेजेंट अच्छा कर रहा है, उसका ऐड कर रहा है बहुत अच्छे से, उसके जो चीज़ें हैं जो उसको ऐड करवाना वो अच्छे से उसको कर रहा है, तो उसके पास वो चीज़ें कंटिन्यूस में रहेगी। ये तो बात हो गई कि अर्निंग करने वाली। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि बड़े बड़े चैनल्स जो है पहले यूट्यूब और फेसबुक पे हुआ करते थे, क्या अब जैसे कि कोई इंडिविजुअल रिपोर्टर भी इंस्टाग्राम चैनल पे खुद का एक भविष्य बना सकता है, मीडिया चैनल से अलग कोई सामान्य आदमी इंस्टाग्राम पे आके अपना करियर बना सकता है क्या इस फील्ड में? नहीं भैया, इस चीज में तो उसको कहीं ना कहीं, मतलब एक न्यूज चैनल या फिर न्यूज़पेपर कहूँ, दोनों में से कहीं ना कहीं उसको एक चीज तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो, और जिस भी संस्था में वो काम करता है वो संस्था थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, ताकि क्या है कि उसको वहां से सपोर्ट ये मिले कि उसको न्यूज़ें अच्छी मिले, उसको फेक न्यूज ना मिले, तब जाके वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाएगा सोशल मीडिया पे, वो न्यूज़ें वहां पर संबंधित वो चला पाएगा, उसको थोड़ी नॉलेज होगी तो वो उसके वहां पर अगर काम करता है तो उसके जो सीनियर हैं उनसे कुछ पूछ पाएगा, तब जाके वो सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल, एक गुरु का रहना जरूरी है। गुरु का रहना जरूरी है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो,
क्योंकि देखो मेरी नजर में अगर अपन कुछ किसी से सीख रहे हैं, अगर कुछ पूछ रहे हैं कुछ के लिए, तो छोटे नहीं हो जाते, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए छोटे नहीं हो सीखने की जाते। क्षमता। पूछना चाहिए, अगर आपको लग रहा है ऐसा, या लगता है ऐसा कभी भी कुछ भी चीज तो पूछनी चाहिए, सही बात है, और अगर ज्ञान जितना मिले उतना ले, सही बात है, ये तो सही बहुत बढ़िया ज्ञान है। तो जितना मिले उतना ले। तो आप अपने जो इंस्टाग्राम, आपका जो प्लेटफॉर्म, आपका चैनल है, आप उसके लिए भविष्य में क्या चीज है, क्या एम लेके चल रहे हो, और क्या स्टाइल्स आप मॉडिफिकेशन करोगे उस चीज को लेके, क्या आने वाली चीजें हैं? भाई मेरा तो राहुल भाई यही है, इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, इतना पहचानने लग गए हैं, बहुत जानने लग गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। तो बस यही है कि ऐसे प्यार दिखाते रहें, और मैं चाहता हूँ कि हर बार बस मैं अजमेर ही नहीं, तब लगता है मुझे लगा कि भाई अब अजमेर में अपना हर छोटे छोटी खबरें अपन अच्छे से दिखा रहे हैं उनको। तो आसपास की जो जगह हैं, जैसे अब आसपास अजमेर के पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर, आसपास की जो जगह है, यहाँ से भी कई लोग इन्फ्लुएंसर है या फिर मान लो मीडिया कर्मी है, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो लोग भी मेरी न्यूज़ को पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम की वीडियो को पसंद करते हैं, तो वो लोग मुझे वीडियो भेज देते हैं कि यार दुर्गेश भाई हमारे ये हुआ था, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लगाओगे क्या? मुझे लगता है इस न्यूज़ को लगानी चाहिए तो मैं लगाता हूँ। मतलब एक तो ये भी नहीं है मेरा कि सारी न्यूज़ें मैं चला दूँ उस पर, हाँ पॉसिबल भी नहीं, सारी न्यूज़ें नहीं चलाता हूँ, सेलेक्टेड जो एक से दो ये न्यूज़ चीज मैं पूछ रहा हूँ कि कोई जो रिपोर्टर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग मेरा भाई करता है, तो हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस कि हमारा पेज ग्रो नहीं हो पाता है, तो आज के टाइम पे जो पत्रकार है उनको कौन सी चीजें आज के जो समय है उसके हिसाब से बदलनी चाहिए? जैसे आपने भी अपनी मॉडिफिकेशन करा कि आपको बोला कि सिर्फ एक ही न्यूज चलाता हूँ या दो ही चलाता हूँ मैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या चेंजेस करने चाहिए? उनको चेंजेस ये करने चाहिए भैया, पहली चीज तो ओरिजिनल कंटेंट, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। खुद का वीडियो बना हुआ हो, खुद की वॉइस हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना तो कोई कॉपीराइट आने वाला है, ना कोई आपको खड़ा होकर ये बोलने वाला है कि ये मेरे वीडियो है, ना कोई उस पर कमेंट करने वाला है ये मेरे वीडियो है। हाँ वो बात अलग है कि कोई आपको वीडियो अवेलेबल करवा रहा है और उसको आप अपनी आवाज में, अपनी स्क्रिप्ट लिखकर, अपने वॉइस ओवर में अच्छे से उसको प्रेजेंट करके, एडिट करके फिर आप अपने पेज पे चला रहे हो, तो वो भी खुश हो जाएगा कि मेरा वीडियो इतने अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे आया। आज का टाइम एआई का भी, एआई दौर का है, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया और एआई मिलकर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं या कुछ और नई चीजें उपलब्धियों पर पहुंच सकती है? देखिए भैया, एआई का ज़माना है, ये बहुत अच्छी बात है, और एआई ने काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, इन सारी चीज़ों को बहुत इजी कर दिया, मतलब चुटकी बजाते काम हो जाए ऐसा काम कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि मीडिया और एआई शायद दोनों चल नहीं पाएंगे साथ में, क्योंकि एआई का जितना यूज़ नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो मिसयूज़ हो गया यार, उससे ज़्यादा तो मिसयूज़ हो गया। मतलब एक लड़की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो डालती है, उसको कुछ लोग फोटो को अपने उस पर सेव करते हैं और एआई से उसको मतलब फोटो का पूरा बिगाड़ खाता ही कर देते हैं यार। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं ना भैया, एआई का यूज वही है भैया, सोशल मीडिया का यूज करोगे तो अच्छी चीज है और मिसयूज करोगे तो गलत चीज। लेकिन आजकल तो लड़कियां ना फोटो जनरेट करने के लिए खुद ही अपनी फोटो दे रही है। आज के एक केस आया था कि लड़की ने पूरी आस्तीन वाली ड्रेस अपलोड करी थी, लेकिन तिल वाला उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे तिल है, वो फोटो बन के आ गई थी। ठीक है, उसमें तो कहीं ना कहीं अब मैं कपड़े पहना हुआ हूँ, अगर मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का निशान है तो वो मुझे पता होगा या मेरे परिवार को पता होगा, सामने वाले जैसे आपको भी नहीं पता होगा। अब ये तो मैं राहुल भाई आपको बताऊंगा कि मेरे हाथ के पीछे या गले के पीछे ये निशान है, तब आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत भी कह सकते हैं अपन। नहीं पर एआई कैसे मिला हो सकता है फिर? क्योंकि हाँ ये आपका कहना है एआई कैसे मिला हो सकता है, तो हो सकता है मे बी उस लड़की ने एक फोटो डाला अपना, उसके पहले कोई ऐसा फोटो डाला हो सोशल साइट पे जिसमें वो तिल दिख रहा हो। हाँ बिल्कुल, हाँ वहां से वो कैप्चर किया हो, उसने कैच करा हो, क्योंकि जब उस लड़की का फोटो एआई पर अपलोड हुआ होगा तो उसने पूरा पीछे वाली प्रोफाइल भी दिखा दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शायद ये सर्कल पूरा बना और सर्कल में ये कहानी पैदा हुई कि एआई को ये पता चल गया कि उसके हाथ पर तिल। तो ऐसे जो है शायद इस तरीके से हुआ होगा भैया, मेरी नजर में, मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं भी आजकल जो है इंस्टाग्राम पे काफी अपडेट रहता हूँ, ये सारी चीजों को सोचता हूँ, इन सारी चीजों के लिए डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ। एआई से क्या, अभी जब जेमिनाई का वीडियो 3 आया जी तो आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्टिंग वाले वीडियो आए, रिपोर्टिंग वाले, जैसे एक वायरल होता है मैं कीचड़ में गिर गई, पानी में गई, तो वो रिपोर्टिंग वाले वीडियो भी खूब चल रहे हैं जिसमें एआई वाला एंकर रहता है। तो वो सही है कहीं हद तक या गलत है आने वाला टाइम में, क्योंकि आज तक चैनल ने भी खुद का एआई बना लिया रिपोर्टिंग के लिए। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सही तो ऐसे यूज करेंगे तो सही है, मिस यूज करेंगे तो नहीं है, ऐसी चीजें हैं। तो इसमें यह है भैया, वो वाला जो वीडियो वायरल हुआ था ना,
हो सकता है मे बी वैसी की वैसी कई रिपोर्टर हो, तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र पर, उसकी रिपोर्टिंग पर, उसके परिवार में अब वो गिरने से क्या मैसेज गया होगा ये तो वही जानती होगी। भगवान ना करे वो निकले ऐसा कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं भैया एआई जो आया है ना, एआई ने तो लोगों का समस्या का समाधान ऐसा कर दिया, चुटकियों में हल होता है और चुटकियों में लोगों को फंसा देता है। सही लेकिन बात मैं तो है। मानता हूँ कभी एआई रिपोर्टर को रिप्लेस नहीं कर पाया। नहीं, मुझे भी नहीं ऐसा लगता है क्योंकि इसका रीजन ये है। एआई के थ्रू तो प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री है हमारे यार नरेंद्र मोदी जी, उनके लोगों ने दूसरी लड़कियों के साथ में वीडियो ऐसे बना दी जो हमें देखने में शर्म आ रही है यार। सही बात है। मतलब एक बाप अपनी बेटी को लेकर चौपाटी पर घूम रहा है और उसका किसी ने वीडियो बना लिया और ऐसे इस तरीके से एडिट करके चला दिया, तो वो मैसेज कहाँ जा रहा है भैया यार? ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही है सोशल मीडिया पर, बहुत गलत हो रही है सारी चीजें। इस चीज़ के लिए हर पेरेंट्स को और सोसाइटी को अपने बच्चों को और युवाओं को समझाना ज़रूरी है किस चीज़ का कैसे उपयोग किया जाए। और मुझे भी ये लगता है कि एआई जो है मीडिया को नहीं कर सकता है, क्योंकि एआई का फुल फॉर्म ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अब मीडिया का काम है ओरिजिनल दिखाना, तो आर्टिफिशियल और ओरिजिनल एक टाइम पे कैसे हो काफी सकता है? फर्क हो जाता है। वही चीज है भैया, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपन पहने और एक सोने की चीज बिल्कुल, पहने, तो उसमें बिल्कुल। कहीं ना कहीं फर्क दिख जाता है भैया। तो सही है। एआई की कई सारी ऐसी चीजें जो समझने वाला तो समझ जाता है, बोले यार ये कई कई हद तक हेल्पफुल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरीके से नहीं हेल्पफुल है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मतलब यूज कर सकते हो आप उसका, मिसयूज तो ज्यादा ही हो रहा है क्या वैसे। तो ये चीजें नए जर्नलिस्ट जो अभी नए नए आ रहे हैं और जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे सोशल मीडिया पे, किस तरह से ग्रो हो सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो? हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें भी दुर्गेश भैया जैसा बनना है या मीडिया में आना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें और आप लोग क्या? मेरी शुरुआत तो वही है कि सबसे पहले तो दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब आप सुबह घर से निकलोगे तो बोल के निकलना घर पर, मम्मी आराम से कराऊंगा, सही है। परेशान मत होना, फोन पे बात करो, आराम से सब कुछ बताओ। दौड़ना पड़ेगा भैया, पसीना बहाना पड़ेगा दबा के। मतलब यहाँ भी जाना है, उस खबर पे भी जाना, तभी कांटेक्ट बनते हैं भैया। आज जैसे आपने बोला दुर्गेश भाई पहुंच कैसे जाते हो इतनी जल्दी, तो वो कांटेक्ट के द्वारा ही पहुंचते हैं। भाई ये तो होता नहीं है कि चलो ये तो इंस्टाग्राम अभी चालू, अब मैं वीडियो बनाने लगा, उसके पहले भी मैं तो पहुंचता था भैया, उसके पहले भी मौके पे पहुंचता था। बस ये है कि ट्रैफिक इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, इसलिए लोग मुझे उस पे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। पहले फेसबुक पे था, स्वामी न्यूज पे था, अब पर्सनल पे भी हो गया, इतना सा फर्क आया। तो कहीं ना कहीं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, भैया दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी काम में, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं। किसी भी चीज की कोई समझ नहीं आ रही तो अपने सीनियर जो है, आप जिसको भी मानते हो, आपको लगता है ये मेरी मदद करेंगे, तो आप उनसे पूछो, मदद करो, उनकी मदद लो और सारी चीज सोच समझ के उस वीडियो को या फोटो को, जो भी आप न्यूज लिखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, उस चीजों को अच्छी तरह लिखो, पहला। दूसरा, अब जो इन्फ्लुएंसर्स है, मैं उनकी ये बात करूं कि कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो एक छोटा सा वीडियो अगर उनके पता चल जाता है तो उसको म्यूजिक लगाते हैं, ऊपर एक पट्टी डालते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन उसकी कहानी पता नहीं होती है लोगों को। ये कहानी क्या है कि अगर ये पैंथर चामुंडा माता मंदिर पर आया है तो कितनी देर तक वहां पर रहा, इसको देखा किसने, इसका वीडियो किसने बनाया। अभी कुछ दिन पहले का लेटेस्ट वीडियो था, आपने भी देखा होगा। तो वो सारी चीजें जो जानकारी वाली होती है ना, वो नहीं ले पाते, सिर्फ उसको लगा के चला देते। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि फेक न्यूज ना चलाए, सही। जो प्रॉपर आपको जानकारी हो। क्योंकि शहर में थोड़ी सी बरसात होती है और हम चौपाटी का वो पूरा भरा लबालब वाला वीडियो दिखा देते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है चौपाटी पे पानी भर गया, मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, रास्ता बंद है, घूम के जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। तो लोगों के मनों में वो थिंकिंग आने लग जाती है। सही। एक चीज है कि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप कुछ रेफरेंस के लिए पुराने वीडियो यूज कर रहे हो तो उसको फाइल वीडियो जरूर लिखना चाहिए। फाइल वीडियो, ये भी आप एक कुछ चुनिंदा चीजें जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या क्या करना है अगर पुराने विजुअल यूज कर रहे हो तो क्या पुराने वीडियो अगर आप यूज कर रहे हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, मान लीजिए 2026 का जब सावन आने वाला होगा, तो अपन उसका अनुमान लगाएंगे मौसम विभाग के अनुसार कि मौसम विभाग का अंदेशा है कि बारिश तेज होगी या तूफान आएगा, बारिश आएगी, हवा के साथ बारिश आएगी, मिट्टी उड़ेगी। ये सारी चीजें मौसम विभाग के थ्रू हमें पता चल जाती है। तो उसके द्वारा अगर आप कोई वीडियो जनरेट कर रहे हो तो वो चीज आप ऊपर फाइल लिख के या फिर फाइल शॉट लिख के या फिर बोलकर ये बता सकते हो कि ये पुराना वीडियो है, इस तरीके का माहौल पैदा हो सकता है, इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है, ये सब चीज हो सकती है, तो आप सावधान रहें, ऐसा ना पानी आपके घर तक पहुंचाए। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो उससे क्या है कि फेक न्यूज नहीं जाएगी, फेक न्यूज किसी के पास नहीं जाएगी और ना किसी को ये लगेगा, ना किसी के मन में भ्रम आएगा कि यार कल ऐसा हो जाएगा, मैं मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊं या नहीं आऊं, मैं काम से घर से बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं भैया, उन सारी चीजों को सोचना होगा, समझना होगा।
फिर उसके अलावा ये तो चलो मौसम की बात हो गई, बारिश की बात हो गई, उसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें हैं, इतनी सारी एक्टिविटी हमारे शहर में होती हैं, उनकी भी प्रॉपर जानकारी ले लें। भाई नहीं मिलती है तो आप उस संबंधित, आजकल सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उनसे संपर्क करें कि भैया ये क्या चीज़ हुई है, ये क्या एक्टिविटी हुई है, तो बताने के लिए कोई मना नहीं करेगा। एक मना कर देगा, दो मना कर देगा, चार मना कर देगा, 10 मना कर देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पूछेगा तो कोई भी किसी को मना कर पाएगा कि यार ये चीज़ें खराब है, मैं इस बंदे को नहीं बताऊंगा, या ये बंदा सोशल मीडिया पे चलाता है, या फिर ये बंदा इंस्टाग्राम पे चलाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। तो पूछ के ही, ऐसे जो जानकार है उनसे पूछ के ही करनी चाहिए सारी चीज़ें। सही है। आजकल मीडिया का तो ऐसा हो चुका है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसा करते हैं कि आप तो फिर भी बोल रहे हो कि पैंथर के बारे में बताया गाना लगा के, लेकिन कुछ कुछ तो ये बोलते हैं, वो पब्लिक से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या है एक्चुअली मतलब पब्लिक उनको बताए, पब्लिक को काम करना पड़ेगा वीडियो देख के क्या कि होता पहले है? पब्लिक खुद देखे, खुद बताए। कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसे अतरंगी सवाल पूछते हैं, मतलब जैसे आपने मिर्जापुर मूवी देखी होगी, आप हाँ, बहुत बिल्कुल। फेमस है और बहुत वेबसाइट, तगड़ी वेबसाइट है वो तो। हाँ, तो उसमें जो गुड्डू पंडित का जो सवाल होता है, तो कालीन भैया बोलते हैं इनका जो जवाब होता है ना बड़ा अतरंगी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे कुछ लोग होते हैं जो अतरंगी जवाब देते हैं कि उनको पता है यहाँ चोरी हुई है, उनको पता है यहाँ सड़क खुदी हुई है, फिर भी पूछते हैं बताओ क्या हुआ था, पुलिस मौके पे खड़ी है फिर भी उनसे पूछते हैं पुलिस आ गई क्या। उससे सिर्फ एक सवाल हंसी आ पूछना जाती है है कि भैया आपके यहाँ पर शुरू से लेके स्टार्टिंग तक एक बार विस्तार से बता दो हुआ क्या। वो गाड़ी से भी नहीं होता, भी अपनी चलती जानकारी। गाड़ी पे बना के चल जाते हैं वो, हम्म। ठीक है, और वो बस डाल देते हैं कि बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। बस तो पब्लिक को अगर बताना पड़ रहा है तो पब्लिक आपको देख क्यों रही है? देख के भाई सही बात है। भाई आप नॉर्मल उनसे जानकारी ले लो, भैया ये कौन सी जगह है, लोकेशन एक बार मान लो आप। भाई कई बार ऐसा होता है कि कई कॉलोनी, कई मोहल्ले, कई रोड्स के नाम अपन को पता नहीं होते भैया। जैसे हमारे अजमेर में देख लो, फाई सागर का नाम वरुण सागर हो गया, हाँ। तो कई लोग उससे भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिनको हम्म। नहीं पता है। हम्म। चलो अपने अजमेर की जनता तो लगभग जान चुकी है, हम्म। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनको नहीं पता, अरे यार इसका नाम वरुण सागर हो गया ऐसे। हम्म। तो और फिर अभी अजमेर में तो कई सारे तालाब भी उभर के आ गए, आपको भी हाँ, पता बिल्कुल, है, मेरे को भी वो पता काफी चला। सारे तालाब उभर के आ आपका गए हैं। वीडियो देख के पता चला। हाँ, कई सारे तालाब उभर के आ गए, जैसे फूल सागर सागर, तालाब हुआ, घुघरा का तालाब हुआ, सोमलपुर वाला तालाब हुआ, खानपुरा का तालाब हुआ, ये बोराज वाला तालाब हुआ, मतलब बहुत सारे तालाब उभर के आ गए सही भैया अभी बात बारिश है, में तो। सही तो है। ऐसे करके हमें भी नहीं पता होता है, जैसे पहले मुझे फूलसागर तालाब के बारे में नहीं पता था, बस किसी से सुना था कि भाई कायड़ के यहाँ पे एक तालाब है, जो तालाब है, बस इतना नहीं था। लेकिन अब पानी इतना हो गया वहां, तो जाना ही पड़ गया कवरेज करने। तो पता तो क्या चला, जमाने को पता चल गया। अजमेर में लोग मेरे से भी, उसमें आप देखना, उसमें जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें भी कई लोगों ने ऐसे लिखा हुआ कि भैया हमने पहली बार सुना, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना उस चीज के लिए। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अपन पहली बार ही सुनते हैं, उन चीजों के लिए पूरी जानकारी लेना जरूरी है। वहां मौके पे जाके जो लोकल है आप उससे पूछो, वो सारी जानकारी देगा। एक से नहीं, दो से, तीन से, चार से पूछो आप, वो आपको सारी जानकारी देगा। फिर आप ये सारी वीडियो अपलोड ये करो। इसी मुद्दे पे एक चीज पूछ रहा हूँ, अजमेर के मुद्दे पे 7 वंडर्स जो टूटा है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचना है, क्या सोच रखते हैं आप इससे? हाँ, इस पे मेरा भी एक सवाल है कि आप किसी अगर राजनीति पार्टी को सपोर्ट ना करके साइड में रख के मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप पत्रकार हैं, दिन भर सड़क पे रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, ठीक है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 2025 चल रहा है, पूरा देश प्रगति कर रहा है, लेकिन मेरे मन में और मेरे जैसे कई लोगों के मन में यह है कि अजमेर की स्थिति यार अभी तक ऐसी क्यों है। अभी हम बहुत ही पड़ोसी शहर की बात करें, जयपुर, और राजस्थान के अंदर एक राज्य है कोटा, ऐसे कई शहर हैं, राजस्थान के अंदर एक जिला है कोटा, सॉरी। तो ये सब लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा डेवलप कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे विधानसभा उत्तर और दक्षिण 2 है अजमेर के अंदर, इन दोनों की स्थिति गर्त में क्यों जा रही है। अभी हम पोर्च इलाका मानते थे वैशाली वाला, एक बारिश के अंदर वैशाली की सच्चाई निकल कर बाहर आ रही है। 1947 के बाद अब 2025 चल रहा है, अभी तक शहर की ये कंडीशन है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, नागरिक की आदत हो गई ऐसे जीने की? भाई मैं तो सबसे पहले भैया अजमेर की जनता को ये कहना चाहूंगा, जब तक अजमेर की जनता घरों से बाहर निकल के इस चीज का विरोध नहीं करेगी, वो शिकायत नहीं करेगी किसी को, तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों? मेरे घर के सामने वाली नाली में ही पानी भर रहा है, तो मैं ही क्यों शिकायत करूं? सही है। पड़ोसी के तब भरने पे आया तब वो बोल रहा है। अरे तो भाई जब गली की नाली में दिक्कत हुई है, तो वो आप सोचिए, जब मेरे घर की नाली में, मेरे घर के पास बाहर वाली नाली में शिकायत दिक्कत है, तो हम सब मिलके क्यों ना उसकी कंप्लेंट स्थानीय पार्षद को करें, नगर निगम में करें, एडीए में करें, नगर सुधार न्यास में करें, या फिर अगर वो लोग भी नहीं सुन रहे तो हमारे शहर के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनको करें, ताकि उस छोटी सी समस्या का समाधान हो, ताकि वो बड़ी बन नहीं पाए। पहला तो हो गया भैया ये। हमारे जो अजमेर के लोग हैं, जैसे हम भी कई बार जब कवरेज करने जाते हैं तो हंसते हैं भैया, मतलब पानी भरा हुआ उनके घरों में, लेकिन उनको हंसी आ रही है यार।
दर्द जो हकीकत में दिखा ना इस बार अजमेर का, वो वरुण फैसागर कॉलोनी में जो स्वास्थ्य कॉलोनी है ना कॉलोनी। भैया, दर्द वहां दिखा भैया। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उन लोगों के चेहरों से दिख रहा था कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं, उनका सब कुछ हम तबाह तो हो वहाँ पे चुका है। 5 दिन बाद गए थे। हम ऐसा सोच के कह रहे थे कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाते थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव वाइब आई कि वो जो क्रेजीपन था या फिर वो जो एक्साइटमेंट थी ना कि ऐसी न्यूज बनेगी ऐसी, वो सारी काफी वैसे हो भयानक। आप तो फिर भी भयानक पहले स्थिति आप तो थी फिर भी भैया। उसी मैं तो रात को मौजूद ही था था उसी भैया, था, हाँ। तो वो तो फिर बहुत ही भयंकर हुआ होगा। तो अब उस बीच में क्या हुआ भैया, सबके परेशानी हुई वहाँ पे। 1000 घर समथिंग मेरी नजर में वहाँ पर 1000 घर ऐसे होंगे जिनके घर में पानी घुसा होगा भैया। किसी के ज्यादा घुसा होगा तो किसी के कम घुसा होगा, लेकिन घुसा जरूर है। करीब 1000 घर मानो। 300 से ज्यादा घर ऐसे होंगे भैया जिनमें छोटे मोटे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। उस नुकसान को लेकर पूरी कॉलोनी एक हो गई भैया। पूरी कॉलोनी वाले, जो भी बड़ा नेता, जैसे मान लो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुए अशोक गहलोत हुए, अजमेर अभी राजस्थान की डिप्टी सीएम जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वो भी मुख्यतः से जो बड़े नेता ये दोनों आए। इन दोनों से उन्होंने, सभी लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, हमारा क्या होगा, आप हमारे घर चल कर देखो। सही। देवनानी जी भी वहां गए, तब भी उन्होंने ये कहा, चलो देवनानी जी तो पैदल वहां तक गए थे, देखा सभी लोग अपने जो भी कार्यकर्ता वगैरह उनके जो भी साथ में थे अंदर, सबसे पहले वही गए थे, फिर उसके बाद। पर मेरा ये सवाल है स्वास्तिक नगर। हाँ, मैं वही चीज उसी चीज पे आ रहा हूँ। तो लेकिन वो सब एक हुए, वो सब एक हुए, तब अपनी समस्या बताई। चलिए मैं मानता हूँ उनको उतना मुआवजा शायद देवनानी जी की तरफ से भी नहीं मिल पाया होगा, लेकिन उन्होंने दिया तो सही, कोशिश तो की, कोशिश करी। बिल्कुल। हो सकता है मे भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए कुछ सोचे और उन लोगों का उनकी भरपाई मिल पाए। लेकिन वो कैसे तय हुई भैया, जब सब लोग एक हुए। बिल्कुल। जब सब लोग एक हुए, जब सब लोगों ने एक साथ शिकायत दी, सब लोगों ने एक साथ बताया कि भाई हमारे घर में पानी घुसा है, हमारे साथ ये समस्या हुई, तो ऐसे जो और कॉलोनी है और मोहल्ले वाले हैं, तब तक एक होकर अपनी समस्या नहीं बताएंगे, तब तक भैया मेरी नजर में शायद कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है राजस्थान में 5 साल तो कांग्रेस की सरकार होती है, बिल्कुल सही बात और है। 5 साल बीजेपी की सरकार होती है। 7 वंडर की बात करें तो बीजेपी सरकार में उसको अनुमति मिल गई, कांग्रेस सरकार में उसका उद्घाटन हो गया, वापस बीजेपी सरकार हो गई तो वो टूट गया। सही है। तो जैसे कि हाँ, कुछ पूछना है। लेकिन मेरा इसी 7 वंडर्स पे है, देखो सर, मैं तो पॉलिटिक्स की बात साइड में रख के, जैसे कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो अपनी टीयर एक और अपग्रेड हो जाता अपने सिटी का टीयर, जैसे ना, और अपने यहाँ पे जितने ज्यादा डेवलपमेंट होंगे उतने ज्यादा ब्रांड्स आएंगे, उतने ज्यादा प्रोग्राम होंगे, बाहर के एक्टर्स आएंगे। तो आपको क्या लगता है इससे अजमेर कितने साल पीछे पिछड़ गया? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में अगर आ गई, ठीक है, ये तोड़ने वाला जो मसला जो चल रहा है अभी, जैसे गांधी पार्क हुआ और फूड कोर्ट तो पूरा तोड़ ही दिया, आपको पता है रामप्रसाद घाट वाला, और 7 वंडर भी अब पूरा ही टूट चुका है भैया, लगभग उसकी बाउंड्री रह गई है, वो भी 1-2 दिन में वो भी टूट जाएगी, क्योंकि 17 तारीख अभी जो गई है, 17 सितंबर, उसमें कोर्ट की तारीख थी, तो वहां पर जाना था, उनको बताना था अधिकारियों को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भैया इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि वो तो आपसे और हमसे दोनों से ज्यादा पता नहीं कितना पढ़ के, कितने अधिकारियों के बीच में जाकर और कितने बड़े बड़े नेताओं के बीच में जाकर जो है उस सीट पर बैठते हैं, और उनके पास कई सारे ऐसे जनप्रतिनिधि भी आते होंगे जो ये समस्या बताते होंगे, कई सारे लोग। क्योंकि हमने नगर निगम की साधारण सभा भी देखी है जहां पर पार्षद चिल्लाकर बोलते हैं कि हमारा नाली का काम नहीं हुआ, हम कागज लेकर चिल्लाकर बोलते हैं हमारा नाली का काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ की सड़क नहीं बनी है। अब वहां वार्ड के लोग उस पार्षद को बोलते होंगे तो वो वहां चिल्लाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है शायद वो काम नहीं करते। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बजट पास नहीं होता, फाइल इधर उधर हो जाती है। अब मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, 7 वंडर की फाइल 1 साल पहले चोरी हो गई। अच्छा, ऑफिस से पता नहीं कहां से चोरी हो गई है, अधिकारी के पास फाइल ही नहीं है, कैसे दिखाएं? उन्होंने बोला चोरी हो गई। बिल्कुल। अभी आपको थोड़े दिन पहले ये भी पता चला होगा, इसी ये जो क्या कहते हैं अपने बाबूलाल साहू करके एक व्यक्ति है, समाज सेवी है, उसने इसके आना सागर की सफाई को लेकर 12 या 13 नाले इसमें अंदर हैं, उसकी सफाई को लेकर ऐसे ही भोपाल एनजीटी में याचिका लगाई, वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने 37 करोड़ और कुछ रुपए का, मैंने एक वीडियो भी डाला था, समथिंग 37 करोड़ ही है, इतने करोड़ रुपए का जुर्माना जो है नगर निगम पे लगा दिया। अब आप सोचो यार, 37 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपए इसके अपने मिट्टी में चले गए। अगर ये शहर की सड़कें ही बन जाती, और अभी नया फ्लाईओवर पे भी चल रहा है बात। हाँ, अभी ये फ्लाईओवर को लेकर फ्लाईओवर भी है, जो एक भुजा कोर्ट ने बोल दिया चलो ठीक है, चारों भुजा शुरू है, आप गारंटी ले लो, अजमेर स्मार्ट सिटी के आला अधिकारी गारंटी ले लेंगे भाई वो सही है, फ्लाईओवर ब्रिज हमारा एलिवेटेड रोड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चारों भुजाएं एक्यूरेट है, कोर्ट उसको सही कराने फिर बंद क्यों कर रखा है? उसमें लिखा दिया, स्टाम्प लिखने में आ गया, सब कुछ आ गया कि भाई सही है, कोर्ट ने बोल दिया ठीक है, ये जिम्मेदारी लेंगे, कुछ भी हो गया तो
दोनों तीनों तरफ वो बोर्ड्स वगैरह लगा दिए, मेंशन हो गए नंबर, उसके बावजूद अगर वो बंद पड़ा है तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या प्रशासन करना क्या चाहता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ पाता भैया। मतलब नेता केवल तस्वीर में ही अच्छे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे और फ्लाईओवर की बात, हमारे नेताजी अगर इन पर दबाव बनाए ना भैया अधिकारियों पे, तो बहुत कुछ सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं भैया। सर पर मुझे ऐसा लगता है दुर्गेश भैया, किसी भी सड़क का, किसी भी पेड़ का जब निर्माण होता है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बीज का ख्याल रखना। फ्लाईओवर की मैं बात करूं, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था, काफी लोगों ने देखा था ना, राम सेतु को लेकर। अब मेरा मानना यह है, फ्लाईओवर जब बना तो क्यों ना प्रशासन उसी टाइम ठेकेदार के पास एक व्यक्ति देते 20,000 रुपए ज्यादा देके कि तू ध्यान रखेगा, किसी भी प्रकार की मिलावट होती है, किसी भी प्रकार का काम बिगड़ता है तो तेरी जिम्मेदारी रहेगी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि सांठ गांठ का काम है, ठेकेदार मिलावट कैसे कर पा रहा है। अभी मैं दुर्गेश भैया के सामने गलत काम जब ही कर पाऊंगा जब मुझे उनका डर नहीं रहेगा। तो ठेकेदार ने फ्लाईओवर की स्थिति ऐसे कैसे कर दी कि सीमेंट से ज्यादा मिट्टी मिला दी, प्रशासन का डर नहीं रहा। या तो हो सकता है ना हाथ मिलाया हो, या हो सकता है उसमें डर नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार अगर किसी काम को आगे दे रही है तो सरकार या तो एक नया बंदा हायर करे, उसे रखे कि तू ध्यान रखेगा, नहीं तो सरकार का खुद का जिम्मेदारी है कि साथ में जाए, निरीक्षण पब्लिक के सामने करे कि खराब है, नहीं तो ठेकेदार से मुआवजा लो। बिल्कुल। मेरे ऑफिस के सामने नया वाला ब्रिज जाता है ना, मेरा डेली कम से कम 20 मिनट घूम के जाने का है। अब मैं आम जनता हूं, मेरे पास 50 लोग नहीं खड़े हो सकते, मैं आम नागरिक हूं, लेकिन प्रशासन थोड़ा तो ध्यान दे यार आम जनता के लिए। उसके लिए आप प्रशासन को कुछ कहना चाहोगे कि यार प्रशासन द्वारा विनती है कि आप लोग भी, बिल्डिंग वाला भी है कि ब्रिटिश काल के, हाँ, मार्टिन ब्रिटिश ब्रिज काल के समय के अभी तक खड़ा है, रेलवे हॉस्पिटल, सालों ये रेलवे कारखाना और मार्टिन ब्रिज, ये इसमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआरएम ऑफिस है, नगर निगम की पुरानी वाली बिल्डिंग है, बिल्कुल अस्पताल है, ऐसी कई सारी है भैया जो अभी तक टिकी हुई है। डीआरएम ऑफिस का तो मतलब आप देखो जिसमें जॉली एलएलबी बिल्कुल हुई है, हाँ, मतलब इतनी अभी भी नहीं लगती है, मतलब नहीं लगती है। सही, मैं मानता हूँ आपकी बात, तो कहीं ना कहीं इसमें मिलावटखोरी जो बोले ना अपन, वो है दूध में पानी, बिल्कुल। वो वाला काम नहीं पर दूध में पानी तो चले, लेकिन यार पानी में दूध हो रहा है वही हो रही है। अब सबसे मेन बात एक और निकल के आ रही है इसके अंदर, 7 वंडर बना, ठीक है, अभी आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकाल में काम हुआ, तो क्या इसके अंदर भी आम जनता सरवाइव करेगी? आम नागरिक अगर सर पे हेलमेट ना पहने, सीट बेल्ट ना लगाए, झट उसका चालान आ जा रहा है। यहाँ लगभग 50 से 100 करोड़ 150 करोड़ का अजमेर की जनता का भी रिसेंट नुकसान हुआ है, 150 करोड़ आपकी मेरी जेब से गया होगा, मैंने ये पिया है तो इसमें टैक्स दिया है, सरकार के पास गया है। सरकार से सवाल पूछना और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है आम जनता को बताना कि माफ करें हमें 150 करोड़ रुपए आपके चले गए। और आजकल तो सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले के पार्षद भी खुद को मुख्यमंत्री से बड़ा मानते हैं, है ना, तो उनकी जिम्मेदारी वो किस तरह से निभा रहे हैं, और आपको क्या लगता है क्या जिम्मेदारी एक नेता की आम नागरिक के प्रति? देखिए आम नागरिक जो है अभी हमारे अजमेर का, वो नेताओं को तो भला बुरा बोलता ही है, कुछ अच्छा भी बोलते हैं कि बिल्कुल हमारे तो ये करा है ना, हमारे वो करा है, कुछ बुरा भी बोलते हैं, दोनों को, बिल्कुल, उत्तर वाले हों दक्षिण वाले, हाँ, बोलते हैं। अब इसमें ये होती है जो उन नेताओं को उन लोगों से मिलाने वाला जो मीडिएटर बीच वाला होता है ना, वो या तो छवि खराब कर देता है स्टार्टिंग में ही, ये छवि ऐसी बना देता है कि बस उनके लिए भगवान ही वही है, समझ रहे हो मेरी बात को। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब उन्हीं के पीछे होते हैं, यही चीज रहनी चाहिए, यही चीज रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, बिल्कुल किसी भी पार्टी में, वही चीज होनी चाहिए, वही आगे जाने चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भैया, तो इन सबके फिर अधिकारियों से भी कांटेक्ट होते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद क्या पता ये अधिकारियों को काम नहीं करने देते, या अधिकारी इतने पावरफुल हमारे नेता होने के बाद में भी ये सारी चीजें उनको देखने को मिल रही है, तो फिर अधिकारी काम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल 4 मंत्री हमारे अजमेर में, 4 मंत्री, बिल्कुल बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बिल्कुल हाँ। मैं नाम लेता हूँ, भगीरथ चौधरी जी संसद साहब, ठीक है, अपने सुरेश सिंह रावत जी, बिल्कुल, अपने विधायक वासुदेव देवनानी जी जो भी स्पीकर है, और एक और बताओ आप, श्रीमती अनीता बघेल जी, नहीं वो तो विधायक है, मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, ओम प्रकाश जी भड़ाना, हाँ, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जी, उनके पास भी मंत्री पद का, जी, तो ऐसे 4 है भैया। अब आप सोचो, अब आप 4 ऐसे मजबूत, वही तो चौंकने वाली बात है। सोचो यार, तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार, मतलब हमारे शहर की स्थिति इतनी खराब है, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने परेशान है लोग, आए दिन तो कहीं ना कहीं से आप देखना सड़क बैठ जाती है, इतना बड़ा गड्ढा उसमें हो जाता है, उसमें मिट्टी के, मतलब एक तो उत्तर प्रदेश में कभी अपन सुनते थे कि कट्टे पे कट्टे चलते हैं, देसी कट्टे जो, और यहाँ गड्ढे पे गड्ढे चल रहे हैं,
तो मिट्टी के कट्टे खत्म ही नहीं हो रहे भैया। पता नहीं कितने जिला प्रशासन ने इतने, मतलब ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। टाइम पे नगर निगम के कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हुए तो पुलिस वालों को देख रहा था, आपकी वीडियो भी देखा। मैं ये कहने वाला था, अब आप देखो एक वीडियो में ऐसी स्थिति के वो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जहां से एलिवेटेड रोड शुरू हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से जो स्टेशन रोड की तरफ रास्ता जा रहा है, इतना सा गड्ढा था भैया, वो मात्र इतना सा गड्ढा। अगर उसको उसी टाइम भर देते ना तो इतना बड़ा नहीं होता। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि भैया 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद वहां पर वो पत्थर लगा रहे हैं, वो ट्रैक्टर मंगाया गया, उससे वो मिट्टी के कट्टे लगा रहे हैं, तो कर्मचारी गए कहाँ चले गए सारे कर्मचारी? शर्म की, बहुत शर्म की स्थिति है, आम जनता की नाक कट जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो बड़े हमारे जो बड़े पॉलिटिशियन जो पावरफुल है ना, उनको कहीं ना कहीं जरूरत है जो छोटे अधिकारी है उनको बांध कर रखने की, उनको बताकर रखने की कि हम हैं और अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम ऊपर तक तुम्हारी शिकायत कर सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री साहब से भी हम शिकायत कर सकते हैं और वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम प्रधानमंत्री साहब से भी तुम्हारी शिकायत कर सकते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो। एक तो हो गया ये, और कुछ भैया मैं सच कहूं तो ये ऐसा लगता है कि इनको काम करने ही नहीं दिया जाता यार। अगर मेरे पिताजी मुझे खाने को दे दें घर पे तो मैं काम क्यों करूंगा भैया? और एक अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ड्यूटी पर गए हुए हैं, और अगर मेरा भाई मेरे पिताजी से बोल देगा, मुझे मेरे पिताजी का डर होगा तो मैं काम करूंगा, होमवर्क भी करूंगा, घर का काम भी करूंगा, खाना खाना तो करना पड़ेगा भैया। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें सब मिली भगत वाला काम चलता है भैया। पता नहीं क्यों लोग बोलते नहीं है, क्यों लोग करते नहीं है। आज अगर बात करें जैसे हमारे बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस वाले जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी वाले कर, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा भैया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में कैसा क्या करना चाहिए जो अजमेर उठे, और अजमेर के साथ साथ मीडिया जगत भी उठे, मतलब पूरा अजमेर हर क्षेत्र में प्रगति करे, ऐसा क्या करना चाहिए? भैया मैं उस टाइम में मीडिया में नहीं था, लेकिन मैं जब मीडिया में आया था तो मैंने एक नाम सुना था, अदिति मेहता। वो कलेक्टर हुआ करती थी, उन्होंने दिल्ली गेट से, उनका एक था कि भाई दिल्ली गेट से खड़े पर दरगाह दिखनी चाहिए, और वो कर दिखाया उन्होंने। मतलब आप देखो, आप रोड, मतलब वो जो सीधी रोड जो है, सीधी रोड है बिल्कुल, वो उन्हीं की वजह से भैया सारा अतिक्रमण हटा के व्यवस्थित कर दिया था। अच्छा, पहले वो टेढ़ा मेढ़ा था। ऐसा कोई मजबूत अधिकारी काम करने की जरूरत है। कई अधिकारी होंगे भी जो शायद काम करने के इच्छुक होंगे, जो जनता में जाने लोगों से मिलने के इच्छुक होंगे, तो होने चाहिए भैया। अभी हाल ही में तारागढ़ पे भी अतिक्रमण का वो पूरा तोड़ा, पीछे की तरफ, जो पीछे जो दरगाह से पैदल जाने वाला रास्ता है वहां तोड़ा है। कई सारी मतलब 50-60 दुकानें वहां तोड़ी गई है। तो क्या पहले भैया वो दुकानें नहीं थी क्या? वहां डीप फ्रीज कैसे पहुंच गया छोटे से रास्ते पे, आप सोचो। वही बड़ा डीप फ्रीज कैसे पहुंच गया उस कच्चे रास्ते से? कम से कम 8-7 जने तो होंगे उसको ले जाने वाले भैया। पहाड़ पर कैसे पहुंच गया? बाइक जाती नहीं है वहां पे, पैदल ही जा सकते हो आप। सही बात है। तो कई सारी चीजें हैं भैया। मतलब आप देखो ना, कई हमारे शहर की ऐसी तंग गलियां हैं जिन्होंने हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर शहरों में अंडरपास जो है बिजली की लाइन जाएगी, और कई लोगों के होंगी भी शायद, और वहाँ बिजली के तार इतने जबरदस्त कि बिजली के तारों से ऐसा लगता है धूप आती नहीं है, सूरज की किरणें जमीन पे नहीं आती, इतना अंधेरा हाँ, सही बात है। दरगाह बाजार जैसे क्षेत्र जो है, खादी मोहल्ला है, डिग्गी बाजार है और मुंदड़ी मोहल्ला, इन जगहों पे जो गलियों में जो एरिया है ना भैया, उनमें तारों को इतना बड़ा मतलब जंजाल है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे घर की लाइट का तार कौन सा है। हाँ, ऐसी स्थितियां हैं भैया। तो ये सारी चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है। सही है। तो अभी आपने एक बात बोली थी कि राजस्थान की स्थिति ये है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्थिति आम जनता की नहीं है, आम जनता नहीं कर रही है। सपोज 5 साल किसी को टाइम दिया, आपने वो काम नहीं किया, तभी तो हमने दूसरे को चुना कि यार प्लीज यार अगर इससे नहीं हुआ तू करके दे दे, तुझसे भी नहीं हुआ बोले यार ठीक है इसको दे दे। तो मुझे लगता है यहाँ अभी ऐसी कोई सरकार आई नहीं है कि जनता आंख बंद करके विश्वास कर पाए। ये भी सही इसी चक्कर में सरकार बदल रही है। हो सकता है भैया, मैं मानता हूँ ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो वो पॉसिबल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि यार इसको दे दें। अब लेकिन जब पहले वाले की आप मतलब खूबियां तो देखो, जो उसने काम करे, मैं मानता हूँ काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो अपने अजमेर में अच्छा हुआ होगा। नहीं, अच्छा हुआ है, बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो कुछ चीजें जनता को भी समझनी चाहिए। अब जैसे पुरानी चौपाटी पे जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे फोटो खिंचाने के लिए, वो बाहर से आने वाले टूरिस्टों ने वो आम जनता ने तोड़ दिए। सही बात है। अजमेर का स्टैचू तोड़ दिया। हाँ, अब ये तो गनीमत है कि भैया नई चौपाटी पे पत्थरों का है, वरना वो भी नहीं जाता। घर में लाइटें लगा लेंगे। सही बात है। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना भैया, उन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हमारे शहर में कैमरे इतने लग रहे हैं, जिला प्रशासन के वो अभय कमान सेंटर में, जो आप कभी गए हो तो मैं बताऊं, मैं गया हूँ, बड़े बड़े एलईडी लगे हुए हैं, मतलब जमीन पे चलता हुआ चूहा भी दिख जाए उस कैमरे में। कैमरे इतने पावरफुल है, लेकिन फिर भी सारे जो क्राइम है वो हमारे अजमेर में हो रहा है। रोजाना बाइक चोरी होती है,
कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने से आए दिन का काम है भैया, रोजाना किसी महिला का पर्स छीनने में आता है, रोजाना किसी न किसी महिला की चैन टूटती है, मतलब परेशान आदमी कहीं ना कहीं से है भैया। आप कहीं दुकान पे खड़े हैं, कुछ बैग आपने रख दिया, 2 मिनट में वो आपका बैग गायब हो जाएगा। अगर आपको एक दिन के लिए पूरे अजमेर की कमान सौंप दी जाए, यहाँ पे वो होता ना एक दिन चीफ मिनिस्टर हो, सीएम हो, तो आप क्या करोगे? वो सबसे पहले तो भैया मैं सिर्फ पूरा दिन एक ही चीज में लगाऊंगा, सड़क बनवाना, क्योंकि गड्ढे इतने हैं ना, तो लोग जब आपको लगता है एक दिन में सड़क बन सकती है? आपको लगता है एक दिन में सड़क बन सकती है? बन नहीं सकती, लेकिन ऑर्डर तो हो सकते हैं भैया उन्होंने। मैंने तो देखी सर, और पुष्कर हो में भी एक दिन सकते में बनी हैं, हुई तो है। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, सड़क नहीं बनी तो जहाँ जहाँ सड़कों की स्थिति जो खराब है ना, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, मुझे पता है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी अगर इसके से गाड़ी लेके या साइकिल लेके निकला तो वो 1000% गिरेगा, और गिरने के बाद या तो अस्पताल जाएगा या शमशान घाट जाएगा, हाँ। क्योंकि यही स्थिति हो रही है भैया। क्योंकि खड्डे इतने बड़े बड़े 1-1 फीट गहरे गड्ढे हैं, जो पता ही नहीं चलता पानी में, जब पानी भर जाता है, क्योंकि अपने यहाँ तो थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। तो मैं तो सबसे पहले सड़कें सही कराऊंगा भैया, अगर बनाते सही बात है, बहुत जरूरी भी है। तो आज का सफर अच्छा रहा, और कुछ अगर आप लोग चाहते हैं कुछ पूछना तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुर्गेश भैया से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एज अ बिग ब्रदर ही आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई परेशानी है। हर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, हम इस चीज को समझते हैं, आप भी इस चीज को समझिए, पर जहां तक पॉसिबल होता है आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है अगर कुछ सवाल हो जवाब हो आप पूछें। अगले पॉडकास्ट पे भी एक अच्छे गेस्ट आने वाले हैं, आप लोग चाहते हैं उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए जो शहर की भलाई के लिए हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सर। सन्नी भैया से भी और राहुल भैया से भी, बिल्कुल सर। क्या कि लोग मुझे पत्रकार समझते हैं। पहली चीज तो भैया मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैंने कोई डिग्री विग्री पत्रकार की ली नहीं है, मैं मीडिया कर्मी हूँ। लोग क्या, जैसे जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से स्क्रिप्ट मैं लिख कर सारा काम कर लेता हूँ, मैं पत्रकारिता जैसा सारा काम कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख लेता हूँ, खबरें लिख लेता हूँ, इंट्रो बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं, लेकिन पत्रकार नहीं हूँ मैं। अब लोग मुझे पत्रकार समझते हैं, तो भैया मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं मीडिया कर्मी कह सकते हो आप। क्या फर्क है? वो आपका एक बार जो डायलॉग जो न्यूज में होता है ना, वो एक बार प्लीज जनता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश जाबरा। यही चमक, यही ऊर्जा के साथ हम वापस मिलेंगे। आप लोगों से कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो, भैया की तरफ से कोई और जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज आप लोग बताएं। हम सब लोग आप ही के लिए शुरू किया है, आप ही के लिए आगे भी बने रहेंगे। थैंक यू।